हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ टैप। सो लेट्स स्टार्ट विद एडिटोरियल डिस्कशन फॉर 8th ऑफ फरवरी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हमें कौन कौन सा एडिटोरियल को डिस्कस करना है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टॉक अबाउट द वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी। नाउ एज यू नो कि इंडिया के अंदर जनवरी 2020 के अंदर वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ था एंड हमारी वैक्सीनेशन डिफरेंट पेस के ऊपर लगातार चलती जा रही है। नाउ आगे जाकर जब हम ऑब्वियसली ओमिक्रॉन से फाइट कर रहे हैं एंड हम बेसिकली ज्यादा कैपेबल है भी कोविड से फाइट करने के लिए, अभी मतलब आगे जाने के बाद हमारी वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हम इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि देखिए, जो डिफरेंट कंट्रीज हैं जैसे यूके हो गया, यूएसए हो गया, फ्रांस है, उनकी अपनी अपनी वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी है। तो इंडिया को ब्लाइंडली इन कंट्रीज को फॉलो नहीं करना चाहिए। जस्ट बिकॉज यूके या फिर यूएसए कोई एक पर्टिकुलर स्टेप ले रहा है तो उसके बेसिस पे हमें वो स्टेप्स नहीं लेने चाहिए। हमें इंडिया को अपना खुद का जो लोकल डेटा है, लोकल एविडेंसेस है, उसके बेसिस पे अपने स्टेप्स लेने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। एंड सेकंड विल टॉक अबाउट कि जो डिजिटल ट्रेडिंग होती है, स्पेशली डब्ल्यूटीओ के अंदर, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर जो डिजिटल ट्रेडिंग होती है, इट कम्स अंडर अ डिफरेंट बॉडी दैट इज कॉल्ड एज जीएसआई, यानी कि जॉइंट स्टेट इनिशिएटिव। एंड दिस पर्टिकुलर थिंग वाज फॉर्मड इन 2019 के आसपास में। ठीक है, तो 2019 में जब ये फॉर्म हुआ था, ये डिजिटल ट्रेडिंग को प्रमोट करना चाहता है, बट इंडिया हैज नॉट येट साइंड दिस। इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है। व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड इंडिया नॉट साइनिंग इट, और क्यों इंडिया इस चीज को साइन नहीं कर रहा है? और सेकंड चीज, किस तरीके से डिजिटल इंडिया को इंडिया अपने कंट्री के अंदर प्रमोट कर सकता है, और क्या क्या डिफरेंट अप्रोच हो सकता है जिसको इंडिया आगे जाकर फॉलो कर सकता है। इन सब चीजों को हम इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के अंदर बहुत ही प्रॉपर्ली समझेंगे। तो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू टॉक अबाउट। इट इज अबाउट द वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी, और किस तरीके से हमारे वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी के अंदर देयर शुड बी सम साइंटिफिक बेसिस, जिसके बेसिस पे हम अपने स्ट्रेटजी को डिसाइड करेंगे। नाउ यू मस्ट रिमेंबर कि जो 6 वीक पहले अराउंड, यानी कि जनवरी 2022 के अंदर, मतलब जब इस साल का जो फर्स्ट महीना था, उसका जो फर्स्ट वीक था एक्चुअली, उस टाइम प्रिकॉशनरी डोज स्टार्ट किए गए थे। ठीक है, और जिससे प्रिकॉशनरी डोज को थर्ड डोज भी बोला जाता है कोविड का। और जब से वो डोजेस स्टार्ट किए गए हैं, तब से ऑलमोस्ट हम 4 रेलिवेंट डेवलपमेंट्स हो गए हमारी कंट्री के अंदर। द फर्स्ट थिंग, मतलब इस पर्टिकुलर डोज के स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर पहली चीज जो हुई थी वो ये हुई थी कि दो जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट कोविड वैक्सीन थे, वन इज कोवैक्सीन एंड सेकंड इज कोविशील्ड, इन दोनों को कंडीशनल मार्केट ऑथराइजेशन मिल गया। नाउ ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, आपको याद होगा इससे पहले जो कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड थे, इन दोनों को सिर्फ इमरजेंसी यूसेज ऑफ अप्रूवल मिला हुआ था। मतलब ये लोग सिर्फ इमरजेंसी टाइम्स में काम कर रहे थे, बट अभी इनको रिसेंटली मार्केट ऑथराइजेशन मिल चुका है। इसका क्या मतलब होता है उसको हम आगे समझेंगे, बट फिलहाल के लिए आप ये फर्स्ट डेवलपमेंट समझिए। सेकंड चीज ये बोला गया है कि बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, स्पेशली बूस्टर डोजेस को लेकर के, और भी बहुत सारे बूस्टर डोज बन रहे हैं, जिसमें से कुछ नेजल बूस्टर डोज है। नेजल क्या होता है? सिंपली जो आप अपने नाकों के अंदर डाल सकते हैं, सिर्फ आप अपने नाक के अंदर डाल सकते हैं, एंड दैट विल बी इनफ। ठीक है, तो इस चीज की भी ट्रायल चल रही है। ऑल्दो अभी तक कोई भी सक्सेसफुली फाइनलाइज होकर मार्केट में नहीं आया है, बट स्टिल इसका ट्रायल हो गया, ट्रायल हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम अच्छे डेवलपमेंट के फेज में चल रहे हैं ऑलरेडी। थर्ड चीज, इस पर्टिकुलर प्रिकॉशनरी डोज स्टार्ट होने के बाद ओमिक्रॉन ऑलमोस्ट हमारी कंट्री के ऑलमोस्ट एवरी सिंगल पार्ट में पहुंच चुका है। मतलब ओमिक्रॉन बहुत ही फास्ट यहाँ पे स्प्रेड हो रहा है। एंड फाइनली जो फोर्थ डेवलपमेंट हुआ है वो ये हुआ है कि जो रिसेंटली बजट आया था, उसके अंदर अराउंड 5,000 करोड़ रुपीज हैव बीन एलोकेटेड कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए। ठीक है, वैक्सीनेशन को प्रमोट करने के लिए लगभग 5,000 करोड़ यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। अब बारी बारी से हम इन चारों को समझेंगे। द फर्स्ट टॉक्स अबाउट द मार्केट ऑथराइजेशन, जो कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड की गई है। तो हमें पता है कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों को मार्केट के लिए यहाँ पर ऑथराइज मिल गया है। तो क्वेश्चन कम्स कि एग्जैक्टली मतलब क्या है मार्केट ऑथराइजेशन का? देखिए, मार्केट ऑथराइजेशन का सीधा सा मतलब है कि अब ये पर्टिकुलर वैक्सीन मार्केट के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, और कोई भी पर्सन, जो भी एनीवन जो भी चाहता है, वो सिंपली जाकर मार्केट से पर्टिकुलर कोविड वैक्सीन को खरीद सकता है और सिंपली अपने घर के अंदर ही डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर उस चीज को खा सकता है या फिर यूज कर सकता है। ठीक है, सिंपल टर्म्स है, मतलब कि अब ये जो जितने भी वैक्सीन हैं वो सब मार्केट के अंदर अवेलेबल होने चाहिए नॉर्मल पीपल को यूज करने के लिए। बट आपको ध्यान रखना है, इंडिया के अंदर फुल मार्केट ऑथराइजेशन अभी नहीं दिया गया है। जो दिया गया है दैट इज कॉल्ड एज कंडीशनल मार्केट ऑथराइजेशन। नाउ कंडीशनल का सीधा सा मतलब ये है कि अभी तक पब्लिक के लिए कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। जिस तरीके से इमरजेंसी यूसेज में था ना, जिस तरीके से इमरजेंसी अप्रूवल में था, सेम तरीका यूज होगा मार्केट ऑथराइजेशन के लिए यहां पर भी, बिकॉज ये कंडीशनल मार्केट ऑथराइजेशन है, फुल मार्केट ऑथराइजेशन नहीं है। ठीक है, इसी चीज के लिए यहां पर पब्लिक के लिए कोई भी चेंजेस यहां पर नहीं आए हैं। बट यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को यहाँ पर बोला गया है कि गवर्नमेंट अभी भी इस चीज को रेगुलेट करती रहेगी। गवर्नमेंट अभी भी डिसाइड करेगी कि कब वैक्सीन मिलेगा, कहां पर वैक्सीन मिलेगा, एंड एवरी सिंगल थिंग। इसका मतलब क्या है कि जितने भी टारगेट ग्रुप्स है, जितने भी एलिजिबल ग्रुप्स हैं, उनको अगर अभी भी वैक्सीनेशन लेना है तो आप मार्केट जाकर नहीं खरीद सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में, आपको अभी भी जो वैक्सीनेशन सेंटर है, जिसे बेसिकली गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, फिर गवर्नमेंट ने अलॉट किया है, वहीं जाकर आपको वैक्सीनेशन लेना होगा। तो फिर इस मार्केट जो ऑथराइजेशन मिला, उसका चेंज कहां पर है? देखिए, उसका जो सबसे बेसिक चेंज आया है, इट हैज कम फॉर द मैन्युफैक्चरर्स। मतलब जो वैक्सीन के मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट हो गया, जो हैदराबाद बेस्ड जो आईसीएमआर है, वो सब हो गए, उनके लिए काफी चेंजेस आए हैं। बिकॉज पहले क्या होता था, जब तक उनके पास इमरजेंसी अप्रूवल था, तब तक क्या होता था, उनको हर फोर्टनाइटली, देखिए फोर्टनाइट का मतलब होता है 14 डेज,
मतलब कि हर 14 दिनों में उनको अपनी वैक्सीन का सेफ्टी और एफिशिएंसी का डेटा देना होता था, और जो आईसीएमआर मतलब उसके पास सबमिट करना होता था। बट जब से उनको अभी मार्केट ऑथराइजेशन मिला है तब से क्या हुआ, इसका टाइम पीरियड चेंज हो गया है। अब इनको जो डेटा जो सबमिट करना होगा दैट विल बी एवरी 6 मंथ, मतलब अब सिर्फ 6 महीने में सिर्फ एक बार उनको ये सारा का सारा डेटा सबमिट करना होगा। पहले उनको हर 14 डेज के अंदर ये डेटा सबमिट करना होता था। तो यहां पर हम समझ गए कि मार्केट ऑथराइजेशन का मतलब क्या है। अब जो सेकंड डेवलपमेंट हुआ है दैट टॉक्स अबाउट नेजल वैक्सीन। नेजल वैक्सीन मतलब क्या है, एक ऐसी वैक्सीन जो सिंपली आप अपने नाक के अंदर, नोज के अंदर एज अ ड्रॉप डाल सकते हैं और आप उस चीज को एज अ वैक्सीन यूज कर सकते हैं। देखिए, ऑल्दो जो ये नेजल वैक्सीन है अभी भी एक क्लिनिकल ट्रायल स्टेज के अंदर है, मतलब अभी तक इसको ऑथराइज नहीं किया गया है, बट इसके बावजूद जो नेजल वैक्सीन है ऑब्वियसली इसके अंदर बहुत सारा इंटरेस्ट यहाँ पे शो किया जा रहा है डिफरेंट कंपनीज के द्वारा, डिफरेंट लोगों के द्वारा। मतलब इन सब की देखिए इसके कुछ रीजन है क्यों इसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है। फर्स्ट चीज तो सिंपल सी बात है, ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत ही आसानी से आप सिंपली बाहर जाकर परचेज कर सकते हैं और आप अपने नाकों के अंदर सिंपली बाय ड्रॉप्स डाल सकते हैं। मतलब आपको ना ही वहां पर नीडल चाहिए, नहीं आपको वहां पे सिरिंज चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अब जस्ट अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग, जो अभी जो कोविड वैक्सीन दिए जा रहे हैं, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक, जो भी वैक्सीन दिए जा रहे हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सिरिंजेस, नीडल्स, इन सब के फॉर्म में, यानी कि इंजेक्शन के फॉर्म में। तो इंजेक्शन, और आपने एक चीज अगर देखा होगा, आपने जब वैक्सीन लगवाया होगा तो जो भी इंजेक्शन आपको लगाए गए हैं उस इंजेक्शन को बाद में डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। मतलब दे एक्चुअली एक इंजेक्शन को 2 बार यूज नहीं किया जा सकता है, ठीक है, वो वन टाइम यूज वाले इंजेक्शन होते हैं। तो एक बार करने के बाद जो उसका आगे का नीडल होता है उसको तोड़ दिया जाता है। इसका मतलब क्या है, जितना भी नीडल तोड़ दिया जाता है, जितना भी सिरिंजेस होते हैं, ये सब के सब बायोमेडिकल वेस्ट का पार्ट बन जाते हैं। मतलब इन सबको प्रॉपर्ली डिस्पोज करना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज बायोमेडिकल वेस्ट को आप सिंपली नॉर्मल गार्बेज की तरह डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। तो फर्स्ट चीज देखिए, जैसे अगर नेजल वैक्सीन बनता है तो ऑब्वियसली यहाँ पर सिरिंज, नीडल, इन सब का यूज खत्म हो जाएगा। उसके कारण जो हमारा बायोमेडिकल वेस्ट का जो प्रॉब्लम है वो भी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगा। सेकंड चीज बोला गया है कि अभी हमारे पास जितने वैक्सीन हैं, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक या फिर जितने वैक्सीन हैं, उन सब के बारे में हमारे पास बहुत ही लिमिटेड एविडेंसेस है कि वो कोविड से 100% फाइट कर सकता है। हमारे पास 100% एविडेंस नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है हमारे पास कि कोवैक्सीन अगर हम लेंगे तो हम 100% सेफ हो जाएंगे। कोवैक्सीन भी हमें जो सेफ्टी प्रोवाइड करता है दैट इज टू अ ट्यून ऑफ अराउंड 70%। सिमिलरली जो कोविशील्ड प्रोवाइड करता है वो भी अराउंड 80% के आसपास में है। मतलब 100% कोई भी प्रोवाइड नहीं करता है सेफ्टी। तो सीधी सी बात यह है कि अगर हमारे पास जो एक्जिस्टिंग वैक्सीन है अगर वो 100% हमें नहीं प्रोवाइड कर रही है, और अगर एक नया वैक्सीन ऐसा आ रहा है जो कि हमें बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है, तो ऑब्वियसली व्हाई नॉट शुड वी गो फॉर इट, राइट। मतलब इसीलिए बोला गया है कि जो नेजल वैक्सीन है वो देखिए, जो डिफरेंट टाइप की जो वैक्सीन होती हैं वो अलग अलग टाइप के एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती हैं हमारी बॉडी के अंदर। सिमिलरली जो नेजल वैक्सीन होगी, यानी कि जो हम अपने नोज के अंदर डालेंगे, वो हमारी बॉडी के अंदर म्यूकोजल एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगी। नो व्हाट इज म्यूकोजल? म्यूकोजल का जो वर्ड है इट हैज बीन टेकन फ्रॉम म्यूकोसा इज अ सिंपल काइंड ऑफ फ्लूइड जो कि हमारे नोज के अंदर प्रेजेंट होता है। नाउ आपने ये फील किया होगा कि आपकी नोज के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, दैट पर्टिकुलर फ्लूइड इज कॉल्ड एज म्यूकोसा, ठीक है। सो उसी टाइप की एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होंगी अगर हम नेजल वैक्सीन को लेंगे, वो की और माना जाता है कि इट डज बेटर, मतलब वो अच्छे तरीके से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है एज कंपेयर टू जो नॉर्मल जो वैक्सीनेशन जो कोवैक्सीन, कोविशील्ड हम लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए, नेजल वैक्सीन का एक बहुत बड़ा फायदा ये भी हो सकता है कि बच्चों को बहुत ही इजीली एडमिनिस्ट्रेट किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि बच्चों को यहाँ पर जो सिरिंजेस एंड इंजेक्शन वाले जो वैक्सीन होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेट करने में काफी दिक्कत होती है। ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे हैं वो इंजेक्शन लेना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो उस चीज में यहाँ पर नेजल वैक्सीन जो है वो काफी ज्यादा काम आ सकता है। और सबसे बड़ी चीज देखिए ये हो सकती है कि जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा यहाँ पर खतरे पे नहीं है, मतलब उनकी जो वहां पर प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा नहीं है। इसका मतलब है अगर उन्हें वैक्सीनेशन देना है तो उसका सिर्फ एक काम हमारे पास ये है कि हमें ट्रांसमिशन को रिड्यूस करना है। तो बच्चों को अगर हमें ट्रांसमिशन रिड्यूस करना है तो उसका बेस्ट वे हो सकता है कि अगर हम उनको नेजल वैक्सीन देते हैं तो उनका ऑटोमेटिकली ट्रांसमिशन भी रिड्यूस हो जाएगा और उनको बहुत ज्यादा हमें प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज तो यहाँ पर ये भी बोली गई है कि अगर हमें मतलब ये चीज समझना है, हमारे पास अभी कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, अभी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के वैक्सीन है, बट द पॉइंट इज कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन 7 बिलियन के आसपास में है। एंड 7 बिलियन पॉपुलेशन होने की का मतलब यह है कि हमें और भी सारी वैक्सीन चाहिए, हमें इतनी सारी वैक्सीन चाहिए, हमें बहुत सारे मैन्युफैक्चर चाहिए ताकि हर एक पर्सन तक वैक्सीन पहुंच सके। तो हमारे पास जितने ज्यादा वैक्सीन आएंगे दैट विल बी वो एक्चुअली ज्यादा बेटर होगा, बिकॉज वो ज्यादा अवेलेबिलिटी मतलब प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा हमारे पास वैक्सीन रहेंगे, ज्यादा हमारे पास इनइक्विटी रहेगी इन सब चीजों के अंदर। तो इससे क्या होगा, वैक्सीन की जो इनइक्विटी है बेसिकली, मतलब कुछ लोगों को वैक्सीन मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है, इस चीज को हम प्रॉपर्ली यहाँ पर एड्रेस कर सकते हैं। एंड फाइनल जो चीज यहाँ पर ऑथर के द्वारा बोली जा रही है जो नेजल वैक्सीन का फायदा है वो ये है कि अगर हम इंजेक्टेबल यानी कि इंजेक्शन के थ्रू जो वैक्सीन दे रहे हैं और जो हम नेजल वैक्सीन दे रहे हैं, दोनों को अगर हम साथ में कॉम्बिनेशन के अंदर यूज करते हैं तो माना जाता है कहीं ना कहीं हम एक बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं और ट्रांसमिशन को भी जल्दी से जल्दी हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो नेजल वैक्सीन है पर साथ में जो इंजेक्शन वाला वैक्सीन है, अगर हम दोनों को साथ में यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं जो कोविड का इंपैक्ट है जो हमारी कम्युनिटी के ऊपर, जो हमारी कंट्री के ऊपर, हमारे जो वर्ल्ड के ऊपर आया है, उन सबको हम मिटिगेट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो बहुत सारे आउटब्रेक्स वगैरह का यहाँ पर अलर्ट लगाए जा रहे हैं कि हो
सकता है कि जब पैंडेमिक खत्म होगा तो उसके बाद हो सकता है कि बहुत सारे डिफरेंट छोटे छोटे आउटब्रेक्स आ जाएंगे। उन सब चीजों को रिड्यूस करने के लिए हमारे लिए यहाँ पर वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड चीज ये है कि हमारे पास जितने ज्यादा वैक्सीन रहेंगे हम उतने बेटर प्रिपेयर्ड रहेंगे एज कम्पेयर टू अगर हमारे पास कम वैक्सीन रहेंगे तो, ठीक है। बट यहाँ पर एक सिर्फ एक यहाँ पर खामी है, मतलब एक कौन है यहाँ पर, देखिए अभी तक तो हमने देखा कि प्रोज क्या क्या है, मतलब फायदे क्या क्या है। तो एक यहाँ पर हार्म है, वो ये है कि जो नेजल वैक्सीन होती है, फिर कोई भी जो ऐसी वैक्सीन है जो कि ड्रॉप के फॉर्म में डाली जाती है, या फिर जो म्यूकोसल की जो इम्यूनिटी होती है, देखिए आपको पता होगा जो म्यूकोसा होता है ना उसका वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है। आप अपने नोज के अंदर जो फ्लूइड देखेंगे, देखिए ऑल्दो आपका फ्लूइड हमेशा रहता है आपके नोज के अंदर, बट वो हमेशा इंटरचेंज होता रहता है, मतलब एक म्यूकोसा जो होता है वो बहुत जल्दी मतलब फिनिश हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि इसकी जो प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड करेगा दैट विल बी शॉर्ट लास्टिंग, मतलब ज्यादा लंबी देर तक ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो ये तो हो गया फर्स्ट टू डेवलपमेंट्स। द थर्ड डेवलपमेंट जिसके बारे में ऑथर बात करते हैं वो है कि ओमिक्रॉन लगातार फैल गया है जब से हमने प्रिकॉशन डोज को ऑब्वियसली स्टार्ट किया। उसके बाद का अगर हम पिछले 6 हफ्तों का टाइम देखेंगे तो ओमिक्रॉन हमारे कंट्री के ऑलमोस्ट हर पार्ट के अंदर पहुंच गया। अब बहुत सारे डेटा रिसर्च स्टडीज ये किए गए हैं और ये बताते हैं कि जब तक ओमिक्रॉन फिनिश होगा ना, मतलब अगले माना जा रहा है अगले 3 से 4 महीनों के अंदर जब तक ओमिक्रॉन यहाँ पे पूरी तरीके से फिनिश होगा तब तक हमारे पूरे पॉपुलेशन मतलब इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 50 to 70% लोग जो होंगे वो इसके चपेट के अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आ गए होंगे। एक चीज आपको पता है कि ओमिक्रॉन बहुत ही माइल्ड है, बहुत ही असिम्प्टोमेटिक है। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको ओमिक्रॉन अफेक्टेड ऑलरेडी हो गया होगा, मतलब स्टार्ट हो गया होगा, बट हो सकता है कि उन्हें मालूम ही ना चला हो बिकॉज ऑफ इट्स माइल्ड नेचर, ठीक है। सो देखिए कंपैरेटिवली तो ये अच्छी बात है, बट कहीं ना कहीं ये बुरी बात इसलिए है बिकॉज हमें पता नहीं चल रहा है, यानी कि वो अगर वो केस असिम्प्टोमेटिक है तो ऑल्दो उसे तो खुद को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, बट हो सकता है कि वो आगे जाकर कैरियर के अंदर काम कर रहा है और वो दूसरे लोगों को यहाँ पर डिजीज फैलाने के अंदर काम कर रहा है। मान लीजिए कि एक पर्सन ऐसा, मान लीजिए कि देयर इज अ पर्सन कॉल्ड एज पी, ठीक है। अगर जैसे सपोज उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि ओमिक्रॉन उसको डायरेक्टली इफेक्ट नहीं कर पा रहा है, मतलब ओमिक्रॉन उसको हो गया है, मतलब ही इज पॉजिटिव फ्रॉम ओमिक्रॉन बट ही डज नॉट नोज दिस, अगर उसे मालूम नहीं है तो ऑल्दो उसकी बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है बिकॉज ऑफ द माइल्ड नेचर ऑफ द डिजीज, बट स्टिल ही कैन एक्ट एज अ कैरियर, ठीक है। मान लीजिए वो ABCD नाम के 4 लोगों को यहाँ पर डायरेक्टली वो कर देता है, अफेक्ट कर देता है, ठीक है। और जस्ट सपोज उसमें से D जो है वो बहुत ही ओल्ड पॉपुलेशन के लोग हैं, मतलब बहुत ही ओल्ड है और इनको ओमिक्रॉन जब होता है तो उनकी इसके कारण डेथ हो जाती है, फिर इनकी सिवियरिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो अब देख रहे हैं अगर हम इसको यहीं पर P में रोक पाते तो शायद ये D की डेथ नहीं होती यहाँ पर, बट यहाँ पर अगर हम P पे नहीं रोक पाए, हमने इसको बहुत ही माइल्ड ले लिया, इसी कारण यहाँ पर D की डेथ हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज हाउ जो सिवियरिटी है उसको रोकना बहुत जरूरी है, दिस इज हाउ चेन को हमें तोड़ना जरूरी है। अगर चेन टूटेगा तभी जाकर इस डिजीज की सिवियरिटी डिक्रीज होगी और तभी जाकर इस डिजीज का जो बहुत ज्यादा ये फैल रहा है उसका जो फिजिकली फैलना है उसको हम यहाँ पर रिड्यूस कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए रिसेंटली साउथ अफ्रीका के अंदर एक स्टडी किया गया है जहां पर ये पाया गया है कि एक ऐसा पर्सन, बेसिकली एक ऐसा पर्सन जो कि ओमिक्रॉन से एक्सपोज्ड है और साथ ही उसको अगर वैक्सीनेशन भी मिला हुआ है, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसको ऑलरेडी वैक्सीनेशन मिला हुआ है और बाद में जाकर वो ओमिक्रॉन से भी एक्सपोज हो जाता है, इसका मतलब क्या है उसकी बॉडी के अंदर डबल यहाँ पर इम्यूनिटी आ रही है, मतलब उसकी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज बन रही है वो डबल अमाउंट में बन रही है और उसका बॉडी जो है अगर आगे जाकर देखिए आगे जाकर अगर कोई फ्यूचर का फिर से एक बार कोई डेल्टा का या फिर कोई और वेरिएंट का अगर इन्फेक्शन फिर से फैलता है तो उसके अगेंस्ट ऑलरेडी प्रोटेक्टेड होगा। आई होप आप समझ रहे हैं यहाँ पर। देखिए हमारे वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है, वैक्सीनेशन का सीधा सा मतलब होता है हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना, इम्यूनिटी प्रोड्यूस करना। और वैक्सीनेशन के अंदर हम करते क्या है, वैक्सीनेशन के अंदर हम सिंपली जो भी हमारा वायरस होता है, जैसे यहाँ पर हमारा ओमिक्रॉन वायरस है तो ओमिक्रॉन वायरस का ही हम एक ओमिक्रॉन वायरस को हम पकड़ते हैं, उसी को एक हम एक वीकन फॉर्म में करते हैं, मतलब उसको वीक करते हैं और हमारी बॉडी के अंदर डाल देते हैं। मतलब वो इतना वीक होता है कि डायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर कोई भी हार्म नहीं कॉज कर सकता है, बट स्टिल वो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर एक एंटीजन जाता है, मतलब एक बाहर से कोई चीज फॉरेन सब्सटेंस जाता है तो उसे फाइट ऑफ करने के लिए हमारी बॉडी खुद के बॉडी के अंदर एक एंटी बॉडीज बनाती है, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। और सेम काम यहाँ पर वैक्सीनेशन करता है। मतलब क्या है, अगर आप वायरस हमारी बॉडी के अंदर डालते हो, मतलब जो वैक्सीनेशन है वो डालते हो, या फिर आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ओमिक्रॉन से एक्सपोज होते हो, दोनों ही केसेस में आपकी बॉडी के अंदर वायरस जा रहे हैं और दोनों ही केसेस में आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन रही है। इसलिए बोला जाता है कि ऐसा पर्सन जो कि ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है और साथ में उसे ओमिक्रॉन भी अगर वो एक्सपोज हो जाता है तो उसका मतलब क्या है कि उसको बॉडी के अंदर डबल एंटीबॉडीज बन रही है, ठीक है, एंटीबॉडीज इंक्रीज हो जाएंगी और उसे बेटर प्रोटेक्शन मिलेगा अगर आगे जाकर कोई भी और डेल्टा वेरिएंट का या फिर कोई और वेरिएंट का अगर इन्फेक्शन आता है तो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज हाइब्रिड कम्युनिटी। हाइब्रिड इम्यूनिटी का सिंपल वर्ड्स में मतलब क्या है, जहां पर एक पर्सन ने 2 डोज ऑफ कोविड ऑलरेडी ले रखा है और साथ ही साथ उसे नेचुरली अगर वो वायरस इन्फेक्शन भी हो जाए, मतलब उसे 3 बार, देखिए जब फर्स्ट डोज उसने लिया था उसके बाद उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनी, सेकंड डोज लिया फिर से एंटीबॉडीज बनी और मान लीजिए कि एक बार उसको ओमिक्रॉन डायरेक्टली इफेक्ट हो जाता है तो फिर से उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनेंगी, तो ऑटोमेटिकली जो पर्सन है उसकी बॉडी के अंदर 3 बार एंटीबॉडीज बन चुकी है, ठीक है। और यहाँ पर जो ऑथर है उन्होंने एक टर्म यूज किया है जहां पर उन्होंने बोला है कि जो ओमिक्रॉन वेव हमारी कंट्री के अंदर इतनी
फास्ट फैल रहा है कि वो इसे हम सैंडविच इम्यूनिटी मान सकते हैं ना। व्हाट इज सैंडविच इम्यूनिटी? सैंडविच इम्यूनिटी का सीधा सा मतलब है कि हमारे पास हाइब्रिड इम्यूनिटी है, मतलब फर्स्ट वैक्सीन सेकंड वैक्सीन दोनों ने एंटीबॉडीज बनाई, और साथ में अगर किसी को ओमिक्रॉन या फिर डेल्टा वेरिएंट या फिर कोई भी कोविड का वेरिएंट होता है तो उसके अगेंस्ट भी यहाँ पर एंटीबॉडीज बनी। मतलब फर्स्ट और सेकंड तो हम यहाँ पर मतलब नेचुरली मतलब आर्टिफिशियली हम वैक्सीनेशन ले ही रहे थे, पर साथ में एक और यहाँ पर मतलब एक और यहाँ पर हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बननी स्टार्ट हो गई। तो देख रहे हैं आप, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज और बीच में यहाँ पर नेचुरल इन्फेक्शन। तो यहाँ पर इसे कहते हैं सैंडविच इम्यूनिटी, मतलब बीच में मतलब 3 लेयर्स जो है वो लगातार हमें हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब द क्वेश्चन कम्स कि इतनी सारी हमने चीजें देख ली, डेटा देख लिया, हमने एफिशिएंसी देख ली, तो क्या हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो एडल्ट्स वगैरह हैं क्या उनको बूस्टर डोज की जरूरत है? तो ऑथर बोलते हैं कि अभी हमें फिलहाल अर्जेंसी शो करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी फिलहाल हमें बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से सोचिए तो हमारी जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो बहुत ज्यादा माइल्ड नहीं है, वो डिजीज वो यहाँ पर डेथ कॉज नहीं कर रही है, वो ऑल्दो सिवियरिटी कॉज कर रही है, उससे हमें फाइट करने की जरूरत है, बट यहाँ पर हमें बूस्टर डोज की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। मतलब हमें अर्जेंसी शो करने की जरूरत नहीं है, जिस दिन बूस्टर डोज बन जाएगा उस दिन हम ले लेंगे, दैट इज गुड। बट आप अर्जेंसी अगर शो करोगे यहाँ पर हर दिन मतलब पूछना स्टार्ट कर दोगे कि वेयर इज बूस्टर डोज, वेयर इज बूस्टर डोज, देन दैट विल नॉट बी गुड। सिमिलरली जो बच्चे वगैरह भी हैं, बच्चे दे आर ऑल्सो एट अ लो रिस्क ऑफ सिवियर डिजीज, उनकी बॉडी के अंदर भी सिवियरिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रही है। तो इसीलिए हमें यहाँ पर इस चीज के ऊपर ही बहुत ज्यादा अर्जेंसी शो करने की जरूरत नहीं है कि जो बच्चे हैं, जो स्पेशली 15 से कम वाले बच्चे हैं, 15 ईयर से कम वाले बच्चे हैं, उनको वैक्सीनेशन कब मिलेगा या फिर कैसे मिलेगा, इन सब चीजों को हमें बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रायोरिटाइज करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कोविड का जो वेरिएंट है वो स्पेशली ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो काफी ज्यादा माइल्ड है, वो ज्यादा डिजीज कॉज नहीं कर रहा है। बट स्टिल द ऑथर वांट्स टू सेट सम थिंग्स स्ट्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, यहाँ पर हमें अभी फिलहाल बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है, कुछ यंग पॉपुलेशन को, कुछ बच्चों को जरूरत नहीं है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि किसी भी पॉपुलेशन को यहाँ पर बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है। 18 से 59 ग्रुप यानी कि जिसको हम एडल्ट पॉपुलेशन बोलते हैं, इसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि डिजीज की सिवियरिटी जिसके अंदर ज्यादा होती है, जैसे अगर उन्हें डायबिटीज, हाइपरटेंशन या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली उनके बॉडी के अंदर डिजीज की सिवियरिटी ज्यादा है, तो उनके लिए वैक्सीन जरूरी है, उनके लिए बूस्टर डोज जरूरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली कुछ चीजें बोली गई है। देखिए क्यों कुछ लोगों के अंदर बूस्टर डोज की इंपॉर्टेंस है। पहली बात तो आप किसी भी तरीके से अगर आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बनता है तो इम्यूनिटी एवर लास्टिंग नहीं होता है, ऐसा नहीं कि एक बार बन गया तो कभी खत्म ही नहीं होगा, वो इम्यूनिटी धीरे धीरे डिक्लाइन होता है, स्पेशली कुछ टाइम के बाद वो इम्यूनिटी डिक्लाइन होता है, इसलिए हमें यहाँ पर बूस्टर डोज की जरूरत है। सेकंड चीज, जो कोविड वायरस है, हम जैसा हम देखते हैं कि कोविड वायरस बहुत ही फास्ट म्यूटेट कर रहा है, मतलब खुद का फॉर्म चेंज कर रहा है, और म्यूटेशन कॉमन होने के कारण क्या है कि यहाँ पर माना जा रहा है कि हो सकता है कि कोई यहाँ पर नया वेरिएंट ऑफ कंसर्न आ जाए जो कि आगे जाकर इम्यूनिटी को बाईपास करना स्टार्ट कर दे, इसके कारण भी हमारे लिए कहीं ना कहीं बूस्टर डोज की इंपॉर्टेंस है। तो ऐसा नहीं कि हमारे लिए जो बूस्टर डोज है वो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। हमें यहाँ पर अर्जेंसी शो नहीं करनी है, हमें यहाँ पर इम्पेशेंट नहीं होना है, हमें यहाँ पर टाइम लेना है और साइंटिफिक कम्युनिटी को प्रॉपर टाइम देना है, और उसके बाद प्रॉपरली टाइम लेने के बाद इस पर्टिकुलर बूस्टर डोज को स्टार्ट करना है। ठीक है, एक बार यहाँ पर बोला जाता है, एक बार अगर हमारी जो कंट्री है, हमारी कंट्री के अंदर जो बूस्टर डोज जो भी हो रहा है उसकी एफिशिएंसी अगर साबित हो जाती है, उसकी इफेक्टिवनेस अगर साबित हो जाती है, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली जो बूस्टर डोज यानी कि थर्ड डोज है आप उसको अडल्ट्स को रिकमेंड कर सकते हो। बट उससे पहले अगर आप मतलब इन सब चीजों को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज ना करो तो ज्यादा बेटर होगा। नाउ जो फोर्थ चीज आपको याद होगा, 3 हमने यहाँ पे डेवलपमेंट्स के बारे में बात कर ली है। द फोर्थ डेवलपमेंट वाज कि जो बजट फंडिंग है क्या वो इनफ है। बजट फंडिंग रिसेंटली 5000 करोड़ हमारे बजट के अंदर यहाँ पर अलॉट किया गया है कोविड-19 वैक्सीन के लिए। नो स्टार्टिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न था कि हो सकता है कि 5000 करोड़ यहाँ पे इनसफिशिएंट होने वाले, बट ऑथर बोलते हैं कि जब इस पर्टिकुलर 5000 करोड़ का ऑब्जेक्टिव असेसमेंट किया गया, मतलब ऑब्जेक्टिवली इसको बैठ के सोचा गया, तो पाया गया कि दिस इज इनफ, मतलब ये इतना पैसा काफी होना चाहिए, स्पेशली एक साल के लिए। देखिए कैसे बोला जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने पिछले साल यानी कि 2021 के अंदर जो पिछले साल का जो बजट था उसके थ्रू एक एडवांस मार्केट कमिटमेंट साइन किया था कोर्बेवैक्स के साथ। कोर्बेवैक्स आपको याद है, एक नया वैक्सीन अब यहाँ पर अप्रोच हुआ था, कोर्बेवैक्स और कोवैक्स। अब जो कोर्बेवैक्स था वो बायोलॉजिकल ई लिमिटेड यानी कि हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी थी, उसके साथ एक डील साइन हुआ था। दैट डील वाज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज एडवांस्ड मार्केट कमिटमेंट, मतलब पहले ही एक टाइप का प्री ऑर्डर दिया गया था, और उस पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी 1500 करोड़ पे कर चुके हैं। इसका मतलब क्या है, ऑलरेडी 30 करोड़ शॉट्स, तो यहाँ पर 30 करोड़ जो डिजीज मतलब जो वैक्सीन है वो ऑलरेडी यहाँ पर पे हो चुका है। अब देखिए मतलब 30 करोड़ शॉट्स का यहाँ पर डिमांड हुआ है, उसके अंदर जो 1500 करोड़ यहाँ पर पे हो चुके हैं, दैट इज इनफ फॉर 10 करोड़ डोजेस, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 10 करोड़ डोजेस के लिए पे करने की जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट मतलब जो इस साल का जो अभी हमें 5000 करोड़ मिला है वैक्सीनेशन के लिए, वो उसे हम उस पर्टिकुलर पैसों को यूज करके हम 20 करोड़ से 33 करोड़ तक हम वैक्सीनेशन खरीद सकते हैं, ऐसा ऑथर का बोलना है। ठीक है, मतलब इतना वैक्सीन हमारे पास और आ सकता है। और थर्ड इज कि पिछले साल की बहुत सारे वैक्सीन का स्टॉक भी अभी तक बचा हुआ है, इसका मतलब है हमारे पास ऑलरेडी काफी सारी वैक्सीन बची भी हुई है, ऐसा नहीं कि हमारे पास वैक्सीन प्रेजेंट ही नहीं है। तो इन सब चीजों को मिलाकर अगर आप देखोगे तो हमारे पास इतना वैक्सीन ऑलरेडी प्रेजेंट है कि हम अगले 1 साल तक जितने भी एलिजिबल पॉपुलेशन है उनको वैक्सीनेट कर सकते हैं, इसलिए 5000 करोड़ दी शुड बी इनफ। नाउ यहाँ पर वैक्सीन बोलते हैं कि अभी हमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, हमें इस टाइम को देखना है। नाउ टाइम को देखना है इस चीज के लिए कि हमें अपने ट्रांसमिशन का जो फेज है उसको हमें रिड्यूस करना है, कोविड का जो सिवियरिटी है उसको यहाँ पर रिड्यूस करना है।
ऑथर के अनुसार जो ओमिक्रॉन वेरिएंट चल रहा है उसके अंदर एक जो ये पर्टिकुलर फ्रेश वेव है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट है, उसके अंदर एक सिल्वर लाइनिंग भी है, मतलब एक रे ऑफ होप भी है। कैसे? देखिए, अभी तक जो अल्फा वेरिएंट आया था, जो डेल्टा वेरिएंट आया था, उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? वो लोग डिजीज कॉज मतलब डेथ कॉज कर रहे थे, सिवियरिटी कॉज कर रहे थे। उसके कारण हमारी गवर्नमेंट को, हमारी पॉपुलेशन को टाइम ही नहीं मिला कुछ चीजें सोचने का। बट ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑल्दो देखिए, हम अभी थर्ड वेव के बीच में चल रहे हैं, बट इसके बावजूद हमारे यहाँ पर किसी भी टाइप की डेथ की सिवियरिटी नहीं है, किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रही है, हॉस्पिटलाइजेशन का रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है। उसके कारण एक अच्छी चीज ये है कि हमें एक टाइम मिला है, हमें ये डिसाइड करने का टाइम मिला है कि एग्जैक्टली हम बूस्टर डोज अपना टाइम लेकर थोड़ा सा एडिशनल जो पॉपुलेशन है उसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और इस चीज को हम अपने कुछ रिफ्लेक्शन, कुछ एक्शन के थ्रू हम यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि हमारे कंट्री के अंदर हमारा बूस्टर डोज कब डिसाइड होता है, दैट शुड बी डिसाइडेड बाय द लोकल सिचुएशन एंड नॉट बाय सम अदर कंट्री। मतलब सिंपल वर्ड्स में कि यूएसए, यूके, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, ये लोग अपने अपने कंट्री के अंदर वैक्सीनेशन कब स्टार्ट करते हैं, बूस्टर डोज कब स्टार्ट करते हैं, दैट शुड नॉट डिसाइड कि इंडिया अपना बूस्टर डोज कब डिसाइड करेगा। हमारा बूस्टर डोज कब डिसाइड होगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। हमारी खुद की कॉन्टेक्स्ट डिसाइड करेगी कि हमारा बूस्टर डोज कब स्टार्ट होगा, कोई और कंट्री हमारे यहाँ पे डिसाइड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द लॉजिकल थिंग। सिंपल वर्ड्स में हमारे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हम लगातार यहाँ पर बात करते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या है? डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब है राइट नाउ हमारी कंट्री के अंदर जो यंगर पॉपुलेशन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ओल्डर पॉपुलेशन। हम हमेशा यहाँ पर यंगर पॉपुलेशन के ऊपर फोकस करते हैं, बट आज थोड़ा सा रिवर्स कीजिए। डेमोग्राफिक डिविडेंड का एक मतलब ये भी तो है ना कि हमारे यहाँ पे ओल्ड पॉपुलेशन रिड्यूस हो रही है। तो ओल्ड पॉपुलेशन, अगर हमारे यहाँ पे ओल्ड पॉपुलेशन रिड्यूस हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि देखिए, ओल्ड पॉपुलेशन इज द वन जो कि अभी सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, राइट? वल्नरेबल पॉपुलेशन ओल्ड पॉपुलेशन है जो कि कोविड से वल्नरेबल है। तो अगर यहाँ पर ओल्ड पॉपुलेशन हमारी रिड्यूस हो रही है, कम पॉपुलेशन है एज कंपेयर टू यंग, इसका मतलब क्या है कि हमारी जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है वो कंपैरेटिवली कम है। तो हम सबसे पहले उनको बूस्टर डोज प्रोवाइड करते हैं, उनको प्रॉपर्ली सेव करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि एग्जैक्टली जो अडल्ट पॉपुलेशन है उनको यहाँ पर बूस्टर डोज कब चाहिए, कैसे चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि बूस्टर डोज देना नहीं है, देना है, बट उसको प्रॉपर्ली आप टाइम लेकर दीजिए, ऐसा ऑथर का बोलना है। ठीक है, और स्पेशली यहां पर ये बोला गया है कि द डेटा यूज्ड बाय द अदर कंट्रीज, जैसा हमने बात की यूएसए, यूके, कनाडा, फ्रांस, उनकी जो खुद का डेटा है वो डिसाइड नहीं करना चाहिए कि इंडिया अपना वैक्सीनेशन का जो स्ट्रेटजी है वो कैसे चेंज करेगा, या फिर अपना जो बूस्टर डोज है कब डिसाइड करेगा, कब डिसाइड नहीं करेगा। ठीक है, सच डिसीजंस, इंडिया का खुद का डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन द लोकल डेटा, इंडिया का खुद का डेटा और इंडिया का जो खुद का एविडेंसेस है वो डिसाइड करेगा, नॉट सम अदर कंट्री। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और बोली गई है ऑथर के द्वारा कि किसी भी टाइप की वैक्सीनेशन प्रोग्राम वो सक्सेसफुल होगा या फिर नहीं होगा, दैट डिपेंड्स ऑन सिटीजन पार्टिसिपेशन। मतलब लोग किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं इस चीज के ऊपर। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर कल को जाकर हल्ला हल्ला करना स्टार्ट कर देंगे कि हमें जल्दी से कोविड-19 वैक्सीन को स्ट्रेटजी को चेंज करो, हमें जल्दी बूस्टर डोज प्रोवाइड करो, तो वो सही नहीं होगा। बिकॉज अगर आप बहुत ही रैशनली और रीजनेबली सोचेंगे तो आपको ये चीज पता है कि अभी हमें फिलहाल अर्जेंसी में बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है, बिकॉज ओमिक्रॉन वेरिएंट इज नॉट दैट हार्मफुल। ठीक है, ओमिक्रॉन बहुत ही माइल्ड है, तो यहाँ पर हम थोड़ा टाइम ले सकते हैं। देखिए, टाइम लेने का ये मतलब नहीं है कि हम अगले 5 साल 10 साल का टाइम लेना स्टार्ट करते हैं, बट द पॉइंट बिंग हम यहाँ पर 1-2 महीनों का टाइम ले सकते हैं, हम यहाँ पर अर्जेंसी शो नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली जो 15 से कम वाली पॉपुलेशन है उसको भी हम यहाँ पर फोर्स ना करें तो ज्यादा बेटर होगा। गवर्नमेंट को यहाँ पर फोर्स करने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट के साथ यहाँ पर कॉपरेट करने की जरूरत है, बिकॉज गवर्नमेंट इज ऑलरेडी डूइंग अ लॉट। ठीक है, तो उसके साथ में हम यहाँ पर काम करने की जरूरत है कि किस तरीके से हम यहाँ पर वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी को फिर से रोल आउट कर सकते हैं। जो बूस्टर डोज है उसमें अभी सबसे पहले बूस्टर डोज की जरूरत, जिसको सबसे पहले आप उनको बूस्टर डोज दीजिए, उसके बाद हम धीरे धीरे जो एडल्ट पॉपुलेशन है वहां तक पहुंचेंगे। ना, इसके अलावा ऑथर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखिए अभी तक हमने जितने भी डिस्कशंस बात किए हैं, एडिटोरियल्स बात किए हैं, उसके अंदर एक चीज आपने सुना होगा कि स्कूल्स जो जितने भी स्कूल्स वगैरह हैं वो स्टार्ट नहीं हो रहे हैं बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन। ना कहीं पेरेंट्स जो है बिना वैक्सीनेशन को बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं। ये हमने अभी तक इसके फायदे बहुत सुने हैं कि क्यों बिना वैक्सीनेशन के बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली कोविड जो है वो फैल सकता है। ठीक है, जो डिजीज की सिवियरिटी है वो इंक्रीज हो सकती है। बट पॉइंट इज कि यहाँ पर ऑथर का बोलना थोड़ा सा मतलब थोड़ा दूसरा व्यू पॉइंट है। अब दूसरा व्यू पॉइंट वो सुनिए। दूसरा व्यू पॉइंट ये है कि अगर हम वैक्सीनेशन को लगातार स्कूल के अटेंडेंस के साथ लिंक करते रहेंगे कि बच्चे स्कूल इसलिए नहीं आ रहे हैं बिकॉज वैक्सीनेशन नहीं मिला है उन्हें, या फिर बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं बिकॉज टीचर्स को वैक्सीनेशन नहीं मिला है। बट द पॉइंट इज कि बच्चों का यहाँ पर पूरा का पूरा ईयर खराब हो रहा है, 2 साल ऑलरेडी खराब हो चुके हैं। एजुकेशन का जो फील्ड है हमारा वो पूरी तरीके से यहाँ पर सफर कर रहा है। उस चीज को यहाँ पर प्रॉपर्ली मैनेज करने के लिए हमें वैक्सीनेशन को स्कूल अटेंडेंस से थोड़ा सा डी लिंक करना होगा, उससे हमें हटाना होगा। देखिए, एक चीज तो बहुत ही क्लियर है कि पिछले 3 से 4 महीनों के अंदर जब से डेल्टा वेरिएंट यहाँ पे सप्रेस हुआ है और जब से ओमिक्रॉन वेरिएंट ने टेक ओवर किया है, तब से हमारे यहाँ पर डिजीज की सिवियरिटी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गई है। हमारी प्रॉब्लम्स पूरी तरीके से ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। अगर कुछ केसेस छोड़ दे तो हमारी प्रॉब्लम्स खत्म हो रही है। बट उसके बावजूद अगर आप स्कूल को वैक्सीनेशन के साथ अगर आप लिंक कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही अनसाइंटिफिक और बहुत ही मिस इन्फॉर्म टाइप का डिस्कोर्स है जो कि लगातार समाज के अंदर फैलता जा रहा है। इस पर्टिकुलर डिस्कोर्स को देखिए, व्हाट इज डिस्कोर्स? डिस्कोर्स को सिंपल वर्ड में समझ सकते हैं, जो देखने में सच लगता है, दैट सीम्स टू बी ट्रूथ बट इट इज नॉट ट्रू। मतलब
मतलब जो सच ना हो बट सच जैसा लगे, दैट इज कॉल्ड एज डिस्कोर्स, ठीक है। तो ये डिस्कोर्स की तरह है कि वैक्सीनेशन को अगर आप स्कूल से लिंक कर देंगे तो ही होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। अगर बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं मिलेगा तो स्कूल नहीं जा सकते हैं, दिस इज ऑल डिस्कोर्स। अगर हाँ, हमें बेसिकली इन सब चीजों से थोड़ा सा बाहर निकलने की जरूरत है और इन सब चीजों में थोड़ा सा सोच समझ कर यहाँ पर डिसीजन लेने की जरूरत है कि बच्चों को स्कूल क्यों इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन को हमें प्रायोरिटाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। एजुकेशन को प्रायोरिटाइज करने के लिए हमें जो जो स्टेप्स लेने होंगे हमें वो लेने चाहिए। थर्ड चीज ऑथर बोल रहे हैं कि जो अभी हमें टाइम पीरियड मिला है उसके अंदर हमें डिफरेंट वैक्सीन को आइडेंटिफाई करना चाहिए और जो वैक्सीन स्पेसिफिक डिफरेंट टाइप के पॉलिसी क्वेश्चन है उन्हें एनालाइज करना चाहिए ताकि आगे जाकर हम कोविड को प्रॉपर्ली एनालाइज कर सकें। जो डिफरेंट वैक्सीन का डेटा वगैरह आ रहा है, कौन सा वैक्सीन ज्यादा एफिशिएंट है, कौन सा वैक्सीन एफिशिएंट नहीं है, किसको हम प्रॉपर्ली किस एज ग्रुप के अंदर ज्यादा अच्छे तरीके से एडमिशन कर पा रहे हैं, इन सब चीजों को प्रॉपर्ली आप एनालाइज करके इफेक्टिवनेस उसका असेस कर सकते हैं और उसके बाद जितने भी पॉलिसी क्वेश्चन है बेसिकली उन सबको प्रॉपर्ली आंसर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, सबसे बड़ी चीज इससे ये होगी कि कोविड का जो भी मिस इन्फॉर्मेशन फैल रहा है उन सब चीजों को हम धीरे धीरे रिड्यूस कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि धीरे धीरे हमारी कंट्री के अंदर प्राइमरी रिसर्च, सेकेंडरी रिसर्च, क्लिनिकल रिसर्च, एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च, इन सब रिसर्च को यहाँ पर प्रमोट करना होगा ताकि कोविड के बारे में जो एक्चुअल जो आंसर्स हैं, जो एक्चुअल जो पॉलिसी क्वेश्चंस हैं उन सबको हम यहाँ पर अपने सामने लेकर आ सके और हम जो भी हमारा डेटा वगैरह है उन सबको हम प्रॉपर्ली उनके ऊपर रिलाई कर सकें। इंडिया का अगर आप कोविड-19 का स्ट्रेटजी देखते हैं तो वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा मैच्योर हुआ है। अभी के टाइम में राइट नाउ हमारे 95% जो हमारे एलिजिबल जो अडल्ट हैं 18 प्लस की पॉपुलेशन है उनको ऑलरेडी एक शॉट मिल चुका है, मतलब फर्स्ट डोज मिल चुका है और अराउंड 75% ऐसे लोग हैं जिनको दोनों शॉट्स मिल चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा टास्क फिनिश हो चुका है, हमारा टास्क अभी भी अनफिनिश्ड है बिकॉज हमारे पास देखिए हमारे पास अभी भी बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसे बची हुई है जिसको हमने वैक्सीनेशन प्रोवाइड नहीं किया है। नाउ देखिए ऑल्दो 5% यहाँ पॉपुलेशन बची हुई है जिसको फर्स्ट डोज नहीं मिला, बट द पॉइंट इज कि 5% इन इंडिया इज अमाउंटिंग टू करोर्स ऑफ लोग, मतलब यानी कितने ही करोड़ लोग हैं जो कि 5% के अंदर आते हैं, उनको अभी तक वैक्सीनेशन नहीं मिला है बिकॉज ऑफ इंडियाज लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कम्स कि अगर मान लीजिए कल को हम यहाँ पर अपने ये इसको 100% और 100% कर भी लेते हैं फर्स्ट डोज और सेकंड डोज को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे ही हमारा फर्स्ट और सेकंड डोज कंप्लीट हो गया देन हम यहाँ पर थर्ड डोज के लिए वो हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे, ऐसा नहीं। हमें बूस्टर डोज को इस बात पे डिसाइड नहीं करना चाहिए कि हमारा फर्स्ट डोज और सेकंड डोज कंप्लीट हो चुका है इसलिए हम थर्ड डोज स्टार्ट करते हैं, बट द पॉइंट इज कि हमें यहां पर बूस्टर डोज तब जाके स्टार्ट करना चाहिए जब हमारे पास साइंटिफिक और एपिडेमियोलॉजिकल एविडेंसेस होंगे, हमारे पास ऐसे एविडेंसेस होंगे जो एक्चुअली शो करेंगे कि बूस्टर डोज काफी ज्यादा अच्छे से हेल्प कर रहा है, लोगों की जो प्रोटेक्शन की इम्यूनिटी है उसको बढ़ा रहा है, प्रोटेक्शन बढ़ा रहा है और जो डिजीज की सिवियरिटी उसको इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तब जाकर हमें बूस्टर डोज को करना चाहिए, तब जाकर ये ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। इसके अलावा ऑथर का फाइनली ये बोलते हैं कि कोविड-19 वैक्सीन के ऊपर, कोविड के ऊपर हम डिफरेंट चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, साथ ही साथ एज अ सोसाइटी एज अ समाज हमें इस चीज के ऊपर भी फोकस करना है कि कैसे हम कोविड के साथ रह सकते हैं। बिकॉज देखिए हमें एक चीज तो हम जानते हैं कि कोविड आगे जाकर एक फ्लू की तरह रह जाएगा, ठीक है, फ्लू सिम्टम्स रह जाएगा, यानी कि इसकी सिवियरिटी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी और ये हम ऑलरेडी ओमिक्रॉन के अंदर देख रहे हैं। द पॉइंट बीइंग हमें यहाँ पर सार्स यानी कि कोविड-19 के साथ रहने की कोशिश करनी होगी, ना कि इसे पूरी तरीके से हम देखिए हम इसे पूरी तरीके से हटा नहीं सकते हैं, ये चीज तो बहुत ही क्लियर है। आज तक जितने भी वायरसेस हमारे पास वर्ल्ड में आए हुए हैं वो पूरी तरीके से हटे नहीं है। आपको अगर मालूम होगा तो 1919 के अंदर जो मर्स नाम का जो एक टाइप का डिजीज आया था, मतलब वो ऐसा ही कोविड था, मतलब कोविड 1 बोला जाता है बेसिकली उसे, ठीक है, वो आज तक पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। आज भी कुछ केसेस यहाँ पर कोविड 1 के आते हैं, बट ऑब्वियसली बात यह है कि वो बहुत ज्यादा सीवियर नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा मतलब रिड्यूस्ड वो केसेस होते हैं। इसी तरीके से माना जा रहा है कोविड 2 भी है, वो भी धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा, उसके कारण जितने भी प्रॉब्लम्स है हो सकता है कि आगे जाकर सॉल्व हो जाए, बट हमें यहाँ पर एज अ समाज कोविड के साथ रहने की प्लानिंग करनी होगी, उसके साथ ही रहने का हमें एक टाइप का रोड मैप बनाना होगा। ये हमारा एक फर्स्ट आर्टिकल था, ये बहुत ही डिटेल में ये आर्टिकल लिखा हुआ था। आई होप आपको ये जितने भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सब कुछ प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। दिस टॉक्स अबाउट डिजिटल ट्रेडिंग। देखिए डिजिटल ट्रेडिंग के बारे में जब बात करते हैं हमारा, तो सबसे पहले जब ट्रेडिंग के बारे में आपके दिमाग में आएगा तो द थिंग दैट विल कम विल बी WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। द पॉइंट इज कि हर साल एक WTO का एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होता है, ठीक है। अब जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होता है ना, वो जो पिछले साल यानी 2021 के अंदर नवंबर के अंदर होने वाला था, दैट वाज कैंसिल्ड बिकॉज ऑफ कोविड, ठीक है, उसको कैंसिल कर दिया गया था। और जब ये WTO की मीटिंग होती है उसके साथ में एक और मीटिंग होती है, दैट इज कॉल्ड एज GSI। नाउ GSI इज कॉल्ड एज जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव। नाउ ये जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव है, इसका आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव है क्या? जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव ये WTO का एक बेसिकली पार्ट है, मतलब WTO के मेंबर्स ने साथ में मिलकर बनाया है और ये डिजिटल ट्रेड के साथ डायरेक्टली लिंक करता है। मतलब डिजिटल ट्रेड का मतलब क्या है? ई कॉमर्स, सिंपल वर्ड्स में ई कॉमर्स के साथ डायरेक्टली लिंक करता है, ठीक है, मतलब जो आप ऑनलाइन चीजें खरीदते हैं, ऑनलाइन चीजें बेचते हैं, उन सब चीजों से डील करता है। द पॉइंट कि जब ये WTO का मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर कैंसिल हुआ था तो ऑटोमेटिकली साथ में जो ये GSI का कॉन्फ्रेंस था ये भी यहाँ पर कैंसिल हो गया था, ठीक है। ऑब्वियसली ये कंडक्ट नहीं हो पाया, बट यहाँ पर डिजिटल ट्रेड का जो नेगोशिएशन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर WTO बंद हो गया तो यहाँ पर हम डिजिटल ट्रेड के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। देखिए जो GSI था उसको 3 कंट्रीज ने साथ में मिलकर स्टार्ट किया था, दिस वर ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड सिंगापुर। तो ये तीनों कंट्री साथ में स्टार्ट करते हैं और इनका सबसे बड़ा प्रपोजल ये था कि जितने भी WTO के कंट्रीज हैं उन सबको साथ में आना चाहिए और सबको ई कॉमर्स के बारे में बात करना चाहिए ताकि कुछ कंट्रीज मिलकर
मिलकर ये डिसाइड कर सके एग्जैक्टली कि ई कॉमर्स के रिलेटेड कौन कौन से रूल्स होने चाहिए, कौन कौन से लॉज होने चाहिए जो कि पूरे ग्लोबल लेवल पे चीजों को गवर्न करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक चीज तो क्लियर है कि जो जेएसआई है उसने पिछले 3 साल के अंदर काफी अच्छा काम किया है। अगर आप डिजिटल ट्रेड का जो इंप्रूवमेंट हुआ है पिछले 2 से 3 सालों के अंदर वो भी देखेंगे तो आपको ये चीज मालूम चल जाएगा। देखिए अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ठीक है, वॉलमार्ट, ऐसे नाम के जितने भी डिफरेंट टाइप के जो ई कॉमर्स कंपनीज है वो काफी ज्यादा यहाँ पर सस्टेन हुई है, काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है। ये शो करता है कि सब्सटेंशियल प्रोग्रेस तो हुआ है। और यही सेम चीज जेएसआई के जो फाउंडर्स उन्होंने भी ये चीज बोली है कि पिछले 3 साल के अंदर जो जेएसआई है उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्रेस शो किया है और ये उम्मीद कर रहे हैं कि 2022 होते होते फिर से एक मीटिंग हो जाएगी जिसके अंदर हम जेएसआई को आगे कैसे लेके जाना है, यानी कि जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव को आगे कैसे लेके जाना है, डिजिटल ट्रेड को कैसे प्रमोट करना है, इन सब चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस कर पाएंगे। अब देखिए यहां पर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम यह है कि ऑल्दो जो जेएसआई है यानी कि जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव है, यानी कि जो डिजिटल ट्रेड के बारे में बात करता है, उसके अंदर ऑलमोस्ट वर्ल्ड का 90% ग्लोबल ट्रेड होता है। राइट नाउ देखेंगे जितने भी मेंबर कंट्रीज है वो सब मिलकर अराउंड 90% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड करते हैं। मतलब कितनी सारी कंट्रीज इसके अंदर ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुकी है और साथ ही साथ इसने जो अगर कोई न्यू कंट्री है जो कि इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहता है उसको भी इसने वेलकम किया है। इसने वेलकम तो किया है, लेकिन इसके बावजूद जो आधे से ज्यादा जो डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स हैं, ज्यादातर जो डेवलपिंग वर्ल्ड के मेंबर्स हैं वो सब इसके बाहर है। मतलब उन्होंने इस चीज को पार्टिसिपेट नहीं किया है। ठीक है, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन ये है कि जितने भी डिजिटल जो कंट्री, जितने भी स्पेशली जो ये डेवलपिंग कंट्रीज है, मतलब जो अभी स्मॉल स्केल कंट्रीज हैं, उनका सबसे बड़ा डर ये है कि हो सकता है कि आगे जाकर उनको एक सिंगल ग्लोबल रूल फॉलो करना पड़ेगा। और आपको एक चीज तो डेफिनेटली पता होगी कि ग्लोबल लेवल पे या फिर कहीं पर भी रूल्स वो बनाता है हु इज स्ट्रॉन्गर। ठीक है, सो माइट इज राइट का जो कंसेप्ट होता है ना वो यहां पर डेफिनेटली फॉलो होता है। जहां पर कोई भी रूल्स अगर ग्लोबल लेवल बनाए जाएंगे ना वो हमेशा जो यूएस, यूके, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया ऐसी कंट्रीज है वो लोग बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा घाटा हो जाएगा दैट विल बी फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। इसीलिए 2 कंट्रीज जो सबसे आगे है वो है इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। दोनों ही इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, मतलब जेएसआई को एक्सेप्ट नहीं कर रही है और दोनों ने इसके अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस स्टार्ट कर दिया है, मतलब इंडिया और साउथ अफ्रीका। नाउ माइंड यू, इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों ही डेवलपिंग वर्ल्ड के मेंबर्स माने जाते हैं और इंडिया इज कंसीडर्ड टू बी द लीडर ऑफ द दिस पर्टिकुलर डेवलपिंग वर्ल्ड। ठीक है, तो इन दोनों ने यहां पर साथ में मिलकर के जेएसआई के अगेंस्ट क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और यहां पर इंडिया ने देखिए अभी तक इसको क्रिटिसाइज किया और साथ ही साथ जो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूएस, यूके, कनाडा, फ्रांस, इन सब ने इंडिया को काफी ज्यादा प्रेशर भी किया है। अगर आप देखेंगे कि काफी सारी मीटिंग्स के अंदर इंडिया को ये रिक्वेस्ट की गई है, इंडिया को अपील की गई है कि आप जल्दी जल्दी जेएसआई को ज्वाइन कर लीजिए। बट द पॉइंट इज इंडिया हैज सो फार रेजिस्टर्ड दिस पर्टिकुलर प्रेशर, यानी कि इंडिया इस पर्टिकुलर प्रेशर के अंदर आया नहीं है और इंडिया ने इसको बहुत ही सक्सेसफुली अभी तक रेजिस्ट किया है। नाउ द क्वेश्चन इज कि देखिए क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले आप जानते हैं कि ग्लोबल लेवल पे जो ग्लोबलाइजेशन है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो एक तरफ आप देखेंगे ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन का सिंपल सा मतलब ये है कि जो ट्रेड है वो अब कुछ कंट्री तक सीमित नहीं रहा है, लिमिटेड नहीं रहा है। इट हैज एक्चुअली इंक्रीज टू द वर्ल्ड वाइड लेवल, मतलब पूरे ग्लोबल लेवल पे हर एक कंट्री ऑलमोस्ट एक दूसरे कंट्री से ट्रेड करती है, ऑब्वियसली एक्सेप्ट अ फ्यू कंट्रीज लाइक नॉर्थ कोरिया को छोड़ के ऑलमोस्ट हर कंट्री के साथ एक दूसरे कंट्री यहाँ पर ट्रेड करती है। दैट इज कॉल्ड एज ग्लोबलाइजेशन। बट ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि ग्लोबल ट्रेडिंग में पिछले कुछ सालों के अंदर फ्रेगमेंटेशन आ गया। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है? जहां पर कुछ कंट्रीज आपस में ट्रेड करती हैं और जो बाकी कंट्रीज है वो आपस में ट्रेड नहीं कर पाती हैं। वेट लेट मी शो यू वन थिंग। ऑलराइट, सो जस्ट सी दिस पर्टिकुलर मैप। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखते हैं तो दिस इज नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, राइट। अगर देखेंगे आप जो अमेरिकन कंट्रीज हैं वो सबसे ज्यादा ट्रेड कहां पे करती हैं? अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा ट्रेड वो लोग कहां से करती हैं? दिस पार्ट ट्रेड्स विद यूरोप, ठीक है, और यूरोप ट्रेड करती है इनके साथ में मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज। ठीक है, अगर आप अफ्रीका को साथ देखते हैं तो अफ्रीका ज्यादा ट्रेड जो करती है वो ईस्टर्न साइड के साथ करती है, सिमिलरली ईस्टर्न साइड जो है अफ्रीका के साथ करती है। और चाइना देखिए, चाइना यहाँ पर एक ऐसी कंट्री बनकर आई है जो कि इस पार्ट से ट्रेड करता है, ठीक है, एंड सिमिलरली चाइना इस पार्ट से ट्रेड करता है। द पॉइंट बीइंग यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर इंडिया जो है ये पूरे वर्ल्ड के साथ ट्रेड नहीं कर रहा है, सिमिलरली चाइना यहाँ पर पूरे वर्ल्ड के साथ ट्रेड नहीं कर रहा, ऑल्दो करना चाहते हैं बट यहाँ पर कहीं ना कहीं फ्रेगमेंटेशन देखा गया है पिछले कुछ सालों के अंदर। एक रीजनल टाइप का ट्रेडिंग ब्लॉक्स बनते जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर वेट एक चीज और दिखाता हूं मैं। ऑलराइट, सो यहाँ देखिए आसियान कंट्रीज आपस में ट्रेड करती है, दिस इज आसियान कंट्रीज। ठीक है, जितने भी सार्क कंट्रीज है वो आपस में ट्रेड करती है, दिस इज सार्क कंट्रीज। जितने भी नाटो कंट्रीज है वो सब आपस में ट्रेड करती है, दिस इज नाटो की कंट्रीज। और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज आपस में ट्रेड करती है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑल्दो ग्लोबल ट्रेड तो है बट कहीं ना कहीं वो फ्रेगमेंटेशन देखा गया है। मतलब आपस में सब ट्रेड तो करती हैं बट कहीं ना कहीं रीजनल ब्लॉक्स बनती जा रही है। रीजनल ब्लॉक्स बनने के कारण ग्लोबल ट्रेड जो वो धीरे धीरे अंडरमाइन हो रही है। द पॉइंट इज कि ग्लोबल ट्रेड अंडरमाइन हो रही है, उस चीज को अगर लिंक करना है, वापस साथ लेकर आना है, तो वन थिंग दैट कैन हेल्प इज ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी। डिजिटल ट्रेड जो है वो एक्चुअली एक ऐसी चीज है जो कि ग्लोबल लेवल को एक साथ फिर से वापस साथ में लेकर आ सकती है। अब देखिए इसी ग्लोबल ट्रेड को या फिर डिजिटल ट्रेड को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए एक चीज जो बनाई गई थी दैट वाज इन 1994 में देयर वाज अ थिंग कॉल्ड एज WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इट वाज फॉर्म, ठीक है। इससे पहले डिफरेंट बॉडीज हुआ करती थी, उसकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे बट द पॉइंट इज 1994-1995 के टाइम में WTO बनाई जाती है और उसका जो सेकंड मीटिंग होती है, जो सेकंड मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हर 2 साल के अंदर यहाँ पर मीटिंग होती है, ठीक है।
सो बेसिकली इसकी मीटिंग हर 2 साल के अंदर होती है, ठीक है। तो जब 2 साल के अंदर होती है तो 1994 में पहली मीटिंग, मतलब 1994 में जब बना था, 96 में पहली मीटिंग हुई, 1998 में जब सेकंड मीटिंग हुई, तो उन्होंने डिसाइड किया कि सेकंड मीटिंग में डिसाइड किया कि अब ई कॉमर्स को प्रॉपर्ली रेगुलेट करने के लिए और डिजिटल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए हम यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस बनाएंगे। एंड दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस का यहाँ पर आइडिया देखिए, आइडिया यहाँ पर ये पर आ गया था, बट ऑब्वियसली इस कॉन्फ्रेंस, इस बॉडी को बाद में बनाई जाती है, बट एक इफेक्टिव और इमीडिएट रेजोल्यूशन लेने के लिए उन्होंने क्या किया 1998 के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थे, सिंपल वर्ड्स में जितने भी डिजिटल ट्रेडिंग थी, उनके ऊपर जो भी कस्टम ड्यूटीज था ना, उसको वहां पर जीरो कर दिया गया। मतलब उसके ऊपर पूरी तरीके से मॉनिटोरियम लगा दिया गया, उसके ऊपर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया, बट इट वाज अ टेम्पररी बैन। ऑब्वियसली उन्होंने डिसाइड किया कि अगर आगे जाकर ये चीज सही से काम नहीं करती है तो हम इस पर्टिकुलर बैन को हटा देंगे, बट द पॉइंट इज कि फॉर द टाइम बिंग इस चीज को हम यहाँ पर इंक्रीज रखेंगे, ठीक है। ये चीज आप समझ गए। बट इस चीज के अगेंस्ट भी यहाँ पर इंडिया और साउथ अफ्रीका ने काफी ज्यादा वो किया था, और इसके अगेंस्ट में काफी ज्यादा अपोज किया था, बिकॉज इंडिया और साउथ अफ्रीका ये दोनों ही डेवलपिंग कंट्रीज का पार्ट है। तो अगर डेवलपिंग कंट्रीज को अगर आप ये राइट नहीं, मतलब ये अगर आप राइट नहीं देते हो, तो सोचिए ज्यादातर जो उस टाइम मतलब 1998 99 की अगर बात करें तो ज्यादातर डिजिटल ट्रेड करता कौन था? डिजिटल ट्रेड करती थी जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज थे वो सब, ठीक है। अगर डेवलप्ड कंट्रीज करती हैं तो डेवलप्ड कंट्रीज अगर सामान बेचती हैं डेवलपिंग कंट्रीज को, तो डेवलपिंग कंट्रीज अगर कस्टम ड्यूटी नहीं लगाएंगे तो वो कमाएंगे कैसे, ठीक है। इस चीज के ऊपर उनको पैसा कैसे मिलेगा, फायदा कैसे मिलेगा? तो इसी चीज के लिए यहाँ पर इंडिया और साउथ अफ्रीका ने और अलॉन्ग विद जितने भी बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज थे सबने इसके अगेंस्ट मना कर दिया, ठीक है। इसलिए बोला कि अगर कस्टम ड्यूटी जो भी पैसा वगैरह यहाँ पर आता है, रेवेन्यू लेकर आता है, वो रेवेन्यू पूरा का पूरा यहाँ पर बंद हो जाएगा, ठीक है। इस चीज के लिए यहाँ पर इसको मना कर दिया गया था। बट यहाँ पर जितने भी मेंबर्स थे, काफी सारे मेंबर्स ये थे, उन्होंने डिसाइड किया कि एक वर्क प्रोग्राम बनाते हैं, और यानी कि डब्ल्यूटीओ के बहुत सारे मेंबर्स ने मिलकर डिसाइड किया कि हम एक वर्क प्रोग्राम बनाएंगे। व्हाट इज अ वर्क प्रोग्राम? सिंपल मतलब इसका मतलब है कि ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, दे कम टुगेदर और वो साथ में मिलकर एक पर्टिकुलर पॉलिसी के ऊपर डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स बनाते हैं, इनिशिएटिव्स बनाते हैं। तो ई कॉमर्स के ऊपर एक वर्क प्रोग्राम बनाया गया था जिसके अंदर टोटल 4 इशू एरियाज को यहाँ पर मतलब बातचीत की गई थी। फर्स्ट वाज गुड्स, सेकंड इज सर्विसेज, थर्ड इज आईपीआर यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एंड फोर्थ इज डेवलपमेंट। इन चारों चीजों को यहाँ प्रॉपर्ली डेवलप करने के लिए ये पर्टिकुलर वर्क प्रोग्राम बनाया गया था, ठीक है। बट क्या हुआ 1998 यानी कि 1999 के आसपास में ये बनाया गया, बट तब से लेकर के 2017-2018 वाला टाइम आ गया, बट एक भी यहाँ पर कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रहा था। मतलब ये चीज आगे नहीं बढ़ रही थी, ये सब चीजें जहां थी वहीं छूट गई थी। तो फाइनली 2017 के अंदर टोटल 70 मेंबर्स यहाँ पर साथ में आते हैं, एंड दे डिसाइडेड टू फॉर्म अ कमिटी दैट इज कॉल्ड एज JSI यानी कि ज्वाइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में उन्होंने ये चीज बना दिया। अब इसमें से कुछ कंट्री ऐसी थी, यानी कि कुछ स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज थी, वो लोग भी जाकर 2 साल के बाद यानी कि 2019 के अंदर ये चीज ज्वाइन कर गई, बिकॉज उनका ये कहना था कि देखिए ऑल्दो यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, बट अगर हम बिल्कुल ट्रेड करेंगे ही नहीं डिजिटल ट्रेडिंग के अंदर तो हमें फायदा कैसे होगा। इस चीज के लिए कुछ यहाँ पर जो डेवलपिंग कंट्रीज थे उन्होंने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर लिया। नाउ जो सबसे बड़े यहाँ पर सरप्राइज एंट्रेंट्स थे, मतलब जो कि अभी तक मना करते आ रहे थे, वो चाइना एंड इंडोनेशिया। चाइना और इंडोनेशिया ऐसी कंट्रीज थी जो कि अभी तक लगातार JSI को मना कर रही थी, बट 2019 के अंदर इन दोनों कंट्रीज ने भी ज्वाइन कर लिया, और उन्होंने ये बोला कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम को रिफॉर्म करना चाहते हैं तो हम सिर्फ यहाँ पर एक्सटर्नल फैक्टर से इसको रिफॉर्म नहीं कर सकते हैं, बट साथ ही साथ हमें उस पर्टिकुलर उस चीज के अंदर घुसना होगा। हम उसके अंदर जाने के बाद ही इस चीज को हम प्रॉपर्ली रिफॉर्म कर पाएंगे। इसी चीज के लिए यहाँ पर चाइना और जो इंडोनेशिया है दोनों को सरप्राइज एंट्रेंस बोला जाता है। बट उस टाइम भी इंडिया और साउथ अफ्रीका ने लगातार इस चीज को अपोज किया था, और इंडिया और साउथ अफ्रीका इसके अगेंस्ट बैठे हुए थे। नाउ सबसे पहले उनका देखिए, अब देखते हैं इंडिया और साउथ अफ्रीका के एक्जैक्टली कंसर्न्स क्या है, क्यों वो लोग मना कर रहे हैं। सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहीं ना कहीं कंसेंसस बेस्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इसका मतलब क्या है, टोटल इसके अंदर 190 प्लस कंट्रीज है WTO के अंदर, ठीक है। अब क्या होता है, इसके अंदर एक प्रॉपर वोटिंग होती है, और जो ज्यादा जिसके फेवर में वोटिंग होती है वही काम किया जाता है। मतलब क्या है कि हर एक मेंबर को यहाँ पर प्रॉपर वोटिंग का स्ट्रक्चर मिलता है। बट द पॉइंट इज कि जो JSI है, JSI के अंदर प्रॉपर्ली इस चीज का कंसेंसस बेस्ड फ्रेमवर्क नहीं मिलता, बिकॉज JSI पहली बात तो डिसाइड करती है कि अ फ्यू कंट्रीज, मतलब कुछ कंट्रीज साथ में मिलकर के डिसाइड करेंगे कि ग्लोबल ट्रेड कैसा होने वाला है। इसका मतलब क्या है, दिस विल बी एक्जैक्टली लाइक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर टोटल सिर्फ 15 मेंबर्स होते हैं, जिसके अंदर 5 परमानेंट होते हैं, 10 नॉन परमानेंट होते हैं। तो जो 5 मेंबर्स होते हैं इनके पास है वीटो पावर। तो एक्चुअली दीज 5 कंट्रीज कैन डिसाइड कि पूरे ग्लोबल लेवल पे कौन सा बिल पास हो रहा है, मतलब यूएन का, या फिर कौन सा पास नहीं हो रहा है। तो सेम चीज यहां पर कहीं ना कहीं WTO के अंदर बनाने की कोशिश की जा रही है, जहां पर USA, सिंगापुर, फिर जितने भी ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऐसी कंट्रीज मिलकर साथ में JSI को लीड करना चाहती हैं। दे वांट टू हैव वीटो पावर। तो इस चीज के कारण यहां पर कुछ कंट्रीज साथ में मिलकर अगर WTO का जो कंसेंसस बेस्ड फ्रेमवर्क है उसको पूरी तरीके से तोड़ रही है, इसी चीज के कारण इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों इसके अगेंस्ट बैठे हुए हैं, ठीक है। सेकंड चीज अब ये है कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO है, उसका खुद का एक जनरल काउंसिल वर्क प्रोग्राम है। मतलब उसका जो जनरल जो बॉडी होती है उसका खुद का एक वर्क प्रोग्राम है। इस वर्क प्रोग्राम को जो इंडिया और साउथ अफ्रीका है दोनों ही साथ में मिलकर उसको रिवाइटलाइज करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस चीज को यहाँ पर इंक्रीज किया जाए। हमें JSI को यहाँ पर स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, बट इस वर्क प्रोग्राम को यहाँ पर स्टार्ट करने की जरूरत है, ताकि जितने भी यहाँ पे मेंबर कंट्रीज है सबके साथ एक साथ मिलकर यहाँ पर अपनी वॉइस को उठा सके, अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पर डिस्कस कर सके, ठीक है।
है। और एक चीज और बोली गई है इंडिया के द्वारा कि जीएसआई के अंदर देखिए सारे के सारे डब्ल्यूटीओ मेंबर्स नहीं है, ऑल मेंबर्स नहीं है, और शायद आगे जाकर कभी होंगे भी नहीं, बिकॉज बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिनको इससे फायदा नहीं होता है। तो पॉइंट ये है कि जीएसआई के अंदर अगर सारे मेंबर्स है ही नहीं तो यहाँ प्रॉपर्ली डिस्कशन कैसे हो सकता है, हम सबके इंटरेस्ट के बारे में कैसे बात कर सकते हैं, राइट। तो इसी चीज के लिए बोला गया है कि दो यहाँ पर रीजन दिए गए इंडिया और साउथ अफ्रीका के कारण। बोला गया है या तो आप एक कंसेंसस बिल्ड कीजिए, मतलब कि या तो आप सारे मेंबर्स को इसके अंदर इंक्लूड कीजिए, और सेकंड चीज अगर नहीं होता है तो फिर डब्ल्यूटीओ के बाहर जाकर आपको ये और एग्रीमेंट साइन कीजिए, स्पेशली ऐसी कंट्री के साथ में जो कि जीएसआई को पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, उसके बाद ही फिर इंडिया और साउथ अफ्रीका इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये चीज समझ के अब कुछ यहाँ पर इश्यूज भी हैं, कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिसके ऊपर डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों डिसएग्री होते हैं। पहली चीज तो ये है कि इस जेएसआई के अंदर एक इंटरनेशनल रूल है जहां पर फ्री फ्लो ऑफ डेटा क्रॉस बॉर्डर के बारे में बात की जाती है। मतलब एक पर्टिकुलर डेटा अगर इंडिया के अंदर है तो वो डेटा मतलब बाहर जाकर सिंगापुर के अंदर भी जाएगा, वो डेटा यूएसए के अंदर भी जाएगा, और सिमिलरली जो यूएसए का डेटा है वो इंडिया के अंदर भी आएगा, सिंगापुर का डेटा भी यहाँ पर इंडिया के अंदर आएगा। द पॉइंट इज देखिए इंडिया एक डेवलपिंग कंट्रीज का पार्ट है, इंडिया का जो डिजिटल इकोनॉमी है वो भी डेवलप हो रहा है, वो इतना ज्यादा डेवलप हुआ नहीं है, बट सिंगापुर और यूएसए ऐसी कंट्रीज है जो कि ऑन अनदर लेवल है, ये ऑलरेडी इनके पास जो डिजिटल इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है। तो पॉइंट इज कि अगर हम इनको अपना डेटा देते हैं ना तो डेटा हमारा कहीं ना कहीं मिसयूज होना स्टार्ट हो जाएगा हमारे अगेंस्ट में, बिकॉज यहाँ पर देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज टारगेटेड ऐड। टारगेटेड ऐड का मतलब होता है जैसे गूगल है, गूगल आपको यहाँ पर वही चीज शो करेगा जिस चीज को आप रिसर्च करते हैं। जैसे अगर आप वहां जाकर वेट लॉस के बारे में अगर आप चेक करते हैं तो आपको अगले कुछ दिनों तक जितने भी एड्स आएंगे ना दे विल बी रिगार्डिंग वेट लॉस ओनली। तो पॉइंट इज कि यहाँ पर जो हमें इंडिया को जितना फायदा नहीं होगा उनका डेटा लेने से, उससे ज्यादा हमें घाटा हो जाएगा। तो इन सब चीजों को यहाँ पर संभालना होगा। और आपको आप एक चीज तो डेफिनेटली जानते होंगे कि इंडिया के अंदर जो डेटा लोकलाइजेशन का इशू है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू की तरह इमर्ज हो रहा है, स्पेशली पिछले कुछ सालों से, ठीक है। जहां पर डेटा लोकलाइजेशन को इंडिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी प्रायोरिटी बना लिया है। मतलब जितने भी कंपनीज वगैरह इंडिया के अंदर आके बिजनेस करना चाहती है उनको फर्स्ट चीज जो पता है वो ये है कि इंडिया के अंदर डेटा लोकलाइजेशन होता है, मतलब वो किसी भी डेटा को यहां पर बाहर लेके जा नहीं पाएंगे। तो वही कंपनीज आप इंडिया के अंदर आके काम कर सकती हैं जो कि डेटा लोकलाइजेशन के लॉ को फॉलो करेगी, नहीं तो कोई और नहीं कर पाएगी। देखिए एक कंपनी थी मास्टर कार्ड एंड अमेरिकन एक्सप्रेस नाम की एक कार्ड कंपनी थी। इन दोनों ने क्या किया था, इस पर्टिकुलर चीज को मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कुछ डेटा को यहां पर यूएसए के कुछ सर्वर्स के अंदर भेज दिया था। देखिए सबको नहीं भेजा था, कुछ ही डेटा को भेजा था, बट इसके बावजूद इंडिया ने 2018 के अंदर एक ऐसा स्टेप लिया जहां पर मास्टर कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस को आगे इसके बाद कोई भी न्यू कार्ड को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। मतलब बोला कि आज के बाद आप कोई भी न्यू कार्ड इशू नहीं करते हो जब तक आप इस डेटा को वापस नहीं लाते हो, एंड यू डोंट साइन अ बॉन्ड जब तक कि आप आज के बाद कोई भी डेटा यहां से इंडिया के बाहर नहीं लाओगे तब तक आपको यहां पर किसी भी टाइप का एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये तो हो गई इंडिया और साउथ अफ्रीका की बातें। अब देखिए इसके अलावा जो हमारी पार्लियामेंट के अंदर जब ये बात आती है तो वहां पर हमारा ज्वाइंट पार्लियामेंट जो कमेटी था, जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है जो कि हमारा डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर है, उसने एक पर्टिकुलर बिल लाया था। उस बिल के अंदर ये बोला था कि इंडिया के अंदर एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लोकलाइजेशन मेजर्स होने चाहिए, मतलब डेटा इंडिया का बाहर नहीं जाना चाहिए सिंपल वर्ड्स में, बिकॉज यहाँ पर दोनों टाइप के डेटाज होते हैं, पर्सनल डेटास और जितना भी क्रिटिकल पर्सनल डेटास है, इन सब डेटा को यहाँ पर सेव करने की बात की गई है। मतलब कोई भी डेटा अगर हमारा इंडिया से बाहर जाता है तो कहीं ना कहीं वो इंडिया के अगेंस्ट यूज हो सकता है, मतलब लोगों के अगेंस्ट यूज होगा। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा इंडियन कंपनी कुछ भी नहीं होगा, जो बाहर की जो वर्ल्ड की कंपनीज है उनको काफी ज्यादा फायदा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि जितनी अभी नेशंस फॉर नेशंस एंड इंडस्ट्रीज इन द डेवलप्ड वर्ल्ड लुकिंग टू एक्सेस न्यू डिजिटल मार्केट्स, उनके लिए तो काफी ज्यादा फायदा है, बट जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है उनके लिए ज्यादा ये फायदा नहीं होगा, उनके लिए कहीं घाटा हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज को देखेंगे, देखिए डेवलप्ड कंट्री के लिए बिल्कुल फायदेमंद नहीं है, बिकॉज डेवलप्ड कंट्रीज आपको यहाँ पर पहली बात तो डेटा नहीं मिलेगा इंडिया से, सेकंड चीज अगर डेटा नहीं मिलेगा तो उनको डेटा का मार्केट नहीं मिलेगा। और ऑलवेज रिमेंबर राइट नाउ इन द प्रेजेंट एरा डेटा इज द न्यू करेंसी, ठीक है। अभी के टाइम में आपसे कोई पैसा नहीं मांगेगा, राइट, आपसे मांगेगा तो डेटा मांगा जाएगा, बिकॉज डेटा इज द न्यू करेंसी। डेटा आपका जो पर्सनल डेटा है दैट इज एक्चुअली मोर वैल्यूएबल देन पैसा और समथिंग एल्स, ठीक है। इसलिए अगर हमारी जो डेवलप्ड जो जितने भी कंट्रीज है ना यूएस यूके, अगर वो एक चीज चाहती है दैट इज डेटा फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज, अगर उनको डेटा मिलेगा तो ऑटोमेटिकली उनको मालूम चल जाएगा कि एग्जैक्टली जो डेवलपिंग कंट्री जैसे मान लीजिए इंडिया है तो इंडिया के कंज्यूमर्स की चॉइस क्या है, वो लोग क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, किस तरह की। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे सपोज कि अमेरिका के अंदर कोई शू मेकिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, और वो नए टाइप के मान लीजिए एक नया शू मेकिंग इंडस्ट्री स्टार्ट हो रहा है। अब उसको यहां पर चाहिए कि मैं किस टाइप के शू बनाऊं, अगर उसको ये मालूम करना है, ठीक है, तो क्या करेगा, सबसे पहले वो चेक करना स्टार्ट करेगा कि किस पर्टिकुलर एरिया की डिमांड कैसी है। जैसे सपोज वो इंडिया के अंदर आता है, इंडिया के अंदर जैसे सपोज वो मुंबई के अंदर जाता है और वहां पर चेक करता है कि एग्जैक्टली अगर मैं मुंबई के मार्केट में शूज को बेचने जाऊंगा तो एग्जैक्टली मुझे किस टाइप के शूज वहां पर चाहिए, मतलब लोग की रिक्वायरमेंट क्या है, लोग क्या पहनते हैं। अब मान लीजिए कि वो वहां पर गया और उसने देखा कि वहां पर दो डिफरेंट टाइप की यहां पर शू की मार्केट्स हैं, वन इज बाटा की और वन इज एडिडास की। जैसे सपोज कि बाटा वो लोग मतलब लोग जो है मुंबई के वो बाटा कम प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू एडिडास। इसका मतलब है एडिडास को यहां पर ज्यादा लोग पहनते हैं, तो इसका मतलब क्या है, एडिडास की जो डिजाइन है, ठीक है, एडिडास का जो भी स्ट्रेंथ है वो सब चीजों को यहां पर फॉलो करना होगा। तो जो न्यू शू मेकिंग इंडस्ट्री होगी इट विल ट्राई टू रेप्लिकेट एडिडास, वो ऐसे शूज बनाने की कोशिश करेगा जो कि एडिडास की तरह दिखे, जो एडिडास की तरह स्ट्रांग हो, जो एडिडास की तरह यहाँ पे
अच्छे डिजाइन के हो, ना कि जो बाटा की तरह हो। ठीक है, अब देखिए ये एक मैंने बहुत ही हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया है, आई होप आपको समझ आ गया कि ये डाटा कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है कि एग्जैक्टली आपके चॉइसेस को बता देगा। जैसे सपोज एक दूसरे एरिया में आप जाते हैं और मतलब आपसे वो डेटा, मतलब जैसे सपोज एक पर्टिकुलर एरिया का डेटा कोई दूसरी कंपनी लेती है और वो चेक करती है कि एग्जैक्टली यहाँ के लोगों को खाने में क्या पसंद है। जैसे सपोज दे गेट टू नो कि यहाँ पर जो लोग हैं वो दे प्रेफर बर्गर्स। ठीक है, वो बर्गर प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू पिज्जा और समथिंग, मतलब पिज्जा को प्रेफर नहीं करते हैं, वो बर्गर प्रेफर करते हैं मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। सो ही विल, अगर वो उसे उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर स्टोर खोलना होगा या फिर डिजिटल स्टोर खोलना होगा, तो ही विल गो फॉर बर्गर्स, बिकॉज वो बर्गर का स्टोर ओपन करेगा, बिकॉज ही नोस कि यहाँ पर बर्गर जो है ज्यादा डिमांड में है एज कंपेयर टू पिज्जा। तो अगर वो पिज्जा का स्टोर खोलता भी हो तो वो ज्यादा यहाँ पर वैल्यूएबल नहीं होगा, ज्यादा यहाँ पर फायदेमंद नहीं होगा। बट अगर वो बर्गर का यहाँ पर स्टोर खोलता है तो दैट विल बी मोर प्रॉफिटेबल, इसलिए वो इस पर्टिकुलर डेटा को यूज करके यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टोर को खोलेगा। तो आई होप आपको यहाँ पर एक्जैक्टली समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर डेटा का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, अब देखिए एक चीज तो हम ये समझ गए, और सेकंड चीज यहाँ पर है कि एक और डिसएग्रीमेंट है यहाँ पर जो डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री के बीच में, वो ये है कि डेवलपिंग कंट्रीज जो है, देखिए ध्यान सुनिएगा, देखिए अभी तक जो डेटा लोकलाइजेशन वाला बात है, डेटा लोकलाइजेशन को खत्म करने के लिए यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज बोल रही थी, राइट। डेवलप्ड कंट्री बोल रही थी किसी भी कंट्री का डेटा उनके कंट्री के अंदर स्टोर नहीं होना चाहिए, बाहर जाना चाहिए। बट यहाँ पर जो डेवलपिंग कंट्री है उनकी भी एक डिमांड है जो कि डेवलप्ड कंट्री नहीं मान रहे, वो है डिस्क्लोजर ऑफ द सोर्स कोड्स। मतलब कोई एक पर्टिकुलर डेटा का सोर्स कहां पे है, मतलब कहां से वो डेटा स्टार्ट हो रहा है, उस चीज का डिस्क्लोजर मांग रहे हैं जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है, मतलब हम मांग रहे हैं, इंडिया मांग रही है, बट इसे यूएसए देने से मना कर रही है। क्यों? देखिए अगर किसी कंट्री को सोर्स कोड पता चलेगा तो कहीं ना कहीं इनोवेशन का जो मेन मकसद है वही वहां पर पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। जैसे सपोज कि फेसबुक है, ठीक है, फेसबुक जिसका नेम अभी चेंज होकर मेटा हो गया है। सोचिए मेटा का अगर सोर्स कोड मालूम चल जाए कि एक्जैक्टली उसका डेटा कहां पे स्टोर होता है, एक्जैक्टली कौन सा डेटा मतलब कौन बनाता है, तो एक्जैक्टली देख रहे हैं आपका जो उसका इनोवेशन का जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, वो इनोवेट नहीं कर पाएगा, बिकॉज जो भी वो न्यू आइडियाज लेके आना चाहेगा वो आइडियाज पहले ही किसी और कंट्री के पास आ जाएंगे। मतलब कोई ना कोई ऐसा डेफिनेटली होगा जो उस पर्टिकुलर डेटा का वेट कर रहा होगा। जैसे ही वो फेसबुक या फिर मेटा जो अगर अपने सर्वर के ऊपर न्यू डेटा यहाँ पर इंस्टॉल करेगा, उस पर्टिकुलर डेटा को कोई और यहाँ पर हैक कर सकता है, चोरी कर सकता है, यानी कि इनोवेशन का यहाँ पर पूरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज की डिमांड कुछ और है, बट इसे डेवलप्ड कंट्रीज नहीं मान रही है। ऑब्वियसली वो बोल रही है कि यहाँ पर इनोवेशन का जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी, फेयरनेस नहीं रहेगी। तो देखिए डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो यहाँ पर जो डेटा लोकलाइजेशन का मेथड है उसको नहीं मांग रही है, और जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो यहाँ पर जो डेटा का जो स्पेशली जो सोर्स कोड है उस चीज को नहीं मान रही है। तो दोनों कंट्री के आपस में अपने अपने कुछ ग्रेजेस हैं जिसके कारण यहाँ पर ये चीज इंक्रीज हो रही है। अब इंडिया का अगर आप ग्लोबल पोजीशन देखते हैं तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो हमारे लीडर्स है वो जो बोलते हैं और जो इंडस्ट्रियल लीडर्स बोलते हैं वो सेम है। मतलब दोनों यहाँ पर एक चीज चाहते हैं कि डेटा लोकलाइजेशन होना चाहिए, मतलब इंडिया के सारा का सारा डेटा इंडिया के अंदर होना चाहिए, बिकॉज वो चाहते हैं कि जो डेटा की सॉवरेनिटी है, मतलब डेटा के ऊपर जो पावर है वो इंडिया के अंदर ही रहे, ना कि ये डेटा मतलब कॉलोनियलिज्म ना हो, मतलब हमारा डेटा यहाँ पर किसी और कॉलोनी के पास ना जाए, हमारी डेटा किसी और के पास ना जाए, सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, तो अगर इंडिया का डिजिटल इकोनॉमी को अगर आपको स्ट्रेंथन करना है और ज्यादा इंपॉर्टेंट करना है तो उसके लिए पॉलिसी मेकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमें बहुत सारे सर्विलेंस के रिफॉर्म्स करने होंगे, बहुत सारे पर्सनल डेटा का प्रोटेक्शन करना होगा, बहुत सारे गवर्नेंस के अंदर चेंजेस लाने होंगे, और ये जितने भी चेंजेस है वो सबके सब इंडिविजुअल बेसिस पे, कम्युनिटी बेसिस पे, छोटे छोटे इंडस्ट्री के बेसिस पे लाने होंगे, नॉट जस्ट द लार्जर प्लेयर्स। ऐसा ना हो कि सिर्फ जो सबसे बड़ी कंपनीज है उसको फायदा हो रहा है बट किसी और को इसका फायदा नहीं हुआ है। इसलिए यहाँ पर ऑथर ये बोलते हैं कि डब्ल्यूटीओ का जो ये स्पेशली जो जीएसआई वाला पार्ट है, जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव वाला पार्ट है, उसको इंडिया ने जो पार्टिसिपेट नहीं किया है, उसको ज्वाइन नहीं किया, वो कहीं ना कहीं सही किया है। बिकॉज इंडिया अगर हेस्टिली मतलब जल्दी में जाकर हर एक चीज को साइन करना स्टार्ट कर देगा तो कहीं ना कहीं इंडिया को अपनी पॉलिसी को प्रॉपर्ली डेवलप करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्ली बातचीत करके देखिए बातचीत करके यहाँ पे सॉल्व तो करना है, बट साथ ही साथ यहाँ पर ऑथर ये भी बोलते हैं कि ऐसा ना हो कि हम यहाँ पर रुकते वेट करते इतना वेट करने लगे कि हमारा जो खुद का जो फायदा है वो फायदा यहाँ पर कहीं ना कहीं लॉस के अंदर मतलब अंदर ट्रांसफॉर्म होने लगे। बिकॉज देखिए इंडिया यहाँ पर ऑल्दो जेएसआई को साइन नहीं कर रहा है, बट हमने देखा कि चाइना ने साइन कर लिया, इंडोनेशिया ने साइन कर लिया और बाकी कंट्रीज ने भी साइन कर लिया। और साथ ही साथ देखिए चाइना यहाँ पर डिजिटल ट्रेड तो कर रहा है, साथ में यहाँ पर जो फिजिकल ट्रेड है वो आरसीपी के थ्रू कर रहा है। एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक जो पार्टनरशिप चल रही है वो भी इंडिया के थ्रू हो रही है, इसको भी इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, इसके अंदर भी चाइना यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है। द पॉइंट बीइंग चाइना यहाँ पर काफी ज्यादा आगे बढ़ रहा है, जो बाकी कंट्रीज है वो आगे बढ़ रही है। तो इंडिया को यहाँ पर इंडिया ने ये चीज साइन नहीं किया, वो चीज बिल्कुल सही है, बट इंडिया को इसके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने होंगे। ठीक है, इंडिया को ऑलरेडी इस चीज को अपॉर्चुनिटी जो इंडिया का चल रहा है उस अपॉर्चुनिटी को लूज नहीं करना है। ठीक है, इंडिया को आगे बढ़ना है। तो जो ऑथर है वो बोलते हैं कि एक ऑल्टरनेटिव यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ऑल्टरनेटिव ये है कि हाँ देखिए अगर हम नेगोशिएशन कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है। हमें यहाँ पर देखिए अगर हम डिजिटल ट्रेड के रूल्स को साइन भी कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर अपने लिए कुछ एक्सेप्शंस वो चाहिए, बनाने चाहिए। जैसे कि हमें यहाँ पर कुछ जो पॉलिसी हमारे काम की है उसको हम यहाँ पर इंटरेस्ट करेंगे, उसको हम साइन करेंगे और बाकी को हम छोड़ देंगे। सिंपल वर्ड्स में
ऑथर का ये कहना है कि कोई भी आउटकम जो है किसी पर्टिकुलर नेगोशिएशन का, इट नीड नॉट बी ऑल और नथिंग अग्रीमेंट। ऐसा ना हो कि या तो मैं सब कुछ लूंगा या फिर कुछ भी नहीं लूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक बीच का रास्ता ढूंढना है, हमेशा एक मिडिल पार्ट ढूंढना है, ठीक है। और अगर आप मिडिल पार्ट ढूंढेंगे तो आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज डिजिटल इकोनॉमी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये डीईपीए हुआ है बिटवीन सिंगापुर, चाइना और न्यूजीलैंड। अब क्या क्या इन्होंने देखी, डीईपीए को समझिए। डीईपीए का सिंपल सा मतलब क्या है, उन्होंने 10 पॉइंट्स का एक रूल बना दिया, ठीक है। उन्होंने सिंपली रूल्स बना दिया और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि जिस कंट्री को जो भी रूल्स पसंद है वो सिंपली उस रूल को फॉलो कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि पहले 3 रूल जो है सिंगापुर ने तीनों को एक्सेप्ट कर लिए। उन्होंने बोला कि मैं तीनों को फॉलो करूंगा बट बाकी दोनों को मैं फॉलो नहीं करूंगा, सिंगापुर ने सिंपली बोल दिया। जैसे सपोज कि दूसरी कंट्री आती है यहाँ पे चाइल्ड, चाइल्ड बोलती है कि मेरे लिए यहाँ पर जो पहले 2 है वो इंपॉर्टेंट है और जो 5th है वो इंपॉर्टेंट है, बट 3rd और 4th मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसने 3rd और 4th छोड़ दिया। सिमिलरली मान लीजिए यहाँ पर वो आता है जो न्यूजीलैंड है, वो आता है और यहाँ पर न्यूजीलैंड आके बोलता है कि मेरे लिए यहाँ पर 5 इंपॉर्टेंट है, तो न्यूजीलैंड ने यहाँ पर 5 को वो कर लिया। तो पॉइंट इज कि हम एक ऐसा यहाँ पर अग्रीमेंट कर सकते हैं जिस तरीके से डीईपीए साइन किया गया है कि जहां पर कंट्रीज कैन सिंपली पिक एंड चूज कि कौन कौन से ऐसे मॉड्यूल्स है, कौन कौन से ऐसे रूल्स है जिसे वो सिंपली कंप्लाई करना चाहते हैं और कौन कौन से आप कंप्लाई नहीं करना चाहते हैं, सिंपल वर्ड्स में, राइट। तो इसलिए बोला गया है कि ऐसे जो भी हमारे इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उन सबको यहाँ पर इस चीज के थ्रू काम करना होगा और अपने डोमेस्टिक रेगुलेशन को और ज्यादा यहाँ पर प्रोटेक्ट करना होगा। अब एक चीज यहां पर बोल रहा है कि ऑल्दो डब्ल्यूटीओ यहां पर इतना स्ट्रांग रहा नहीं। डब्ल्यूटीओ आप जानते होंगे डब्ल्यूटीओ लगातार फेल हो रहा है, ठीक है, डिफरेंट चीजों में। ट्रेड का जो वॉर हो रहा है, जो बिटवीन यूएस एंड चाइना, उसको यहां पर रोक नहीं पा रहा है। जो भी ट्रेड के इंबैलेंसेस हो रहे हैं उसको रोक नहीं पा रहा है। बट इसके बावजूद अगर इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उसे अगर फुलफिल करना है तो उसके लिए डब्ल्यूटीओ यहां पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए नेगोशिएटिंग विदाउट सरेंडरिंग डोमेस्टिक पॉलिसी मेकिंग होल्ड्स द की टू इंडिया डिजिटल फ्यूचर। मतलब हमें नेगोशिएशन करना है बट हमारी जो डोमेस्टिक पॉलिसी का जो भी हमारे एस कार्ड्स है उसे हमें पूरी तरीके से खत्म नहीं करना है, ठीक है। तो हमें नेगोशिएशन करके अपने सारे के सारे जो हमारी जो बेनिफिट की चीजें हैं उन सबको हमें लेकर आना है हमारे पिक्चर के अंदर। तो ये थे हमारे दोनों ट्यूटोरियल्स। आई होप आपको सारे ट्यूटोरियल्स प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।